नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहानी हमारे पास सबसे पहले आपको बताने के लिए बंगाल से बहुत सारी हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कल कर दिया था। मैं आपको इससे आगे की कहानी बताऊंगा, अभी आप ये मत सोचिए कि मैं कल की खबर आपको बता रहा हूं। बीजेपी ने सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक, इन तीनों को उम्मीदवार बना दिया है राज्यसभा के उपचुनाव के लिए। ये तीनों टीएमसी के राज्यसभा सांसद थे। कल ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और इन्हें पार्टी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार भी बना दिया गया। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, ये होना ही था। और ऐसे करके बीजेपी अब कई लोगों को और दलों के राज्यसभा सांसदों को इस्तीफा दिलाकर फिर उनकी ज्वाइनिंग कराकर राज्यसभा का या तो भेज चुकी है या उम्मीदवार बना चुकी है। तो और बीजेपी का हमने आपको बताया कि अपने दम पर 30-40 साल में कोई पार्टी पहली बार बहुमत की ओर बढ़ रही है। 4 या 5 ही पीछे रह गई उसमें, लेकिन अगर आप नॉमिनेटेड सदस्य मिला लेंगे तो ऑलरेडी पार हो चुकी है वो बहुमत के। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी की ताकत और ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत देखकर ये बिल्कुल तय है कि ये तीनों लोग जीत भी जाएंगे दोबारा। बीजेपी के अभी राज्यसभा में 114 सांसद हैं और ये 3 जीत जाते हैं तो ये संख्या 117 हो जाएगी। मतलब वैसे अपने दम पर केवल 6 सांसद कम हैं उसके बहुमत से। एनडीए की राज्यसभा में 155 सांसद हैं, 2/3 बहुमत के लिए 164 सांसद चाहिए। मतलब एनडीए इससे 9 वोट दूर है। मैं आपसे कह रहा था कि इसके आगे की खबर आपको बताऊंगा। ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें और किन लोगों के नाम अभी जोड़े जा रहे हैं। ये 3 नाम मैंने आपको बताया, सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराइक। एक और टीएमसी सांसद हैं राज्यसभा की रुक्मणी मलिक, ये भी इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन इन्होंने अपना इस्तीफा व्यक्तिगत तौर पर सभापति को देने की बजाय ईमेल से अपना इस्तीफा भेज दिया था। तो एक औपचारिकता है वहां पर भी, उनको बस अपना बाय हैंड इस्तीफा व्यक्तिगत तौर पर देना है, उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा और फिर देखिए क्या वो भी ये राह अपनाती हैं। इनके अलावा राज्यसभा में बचे टीएमसी के 9 सांसदों में से 2 और अभी ऐसे ही इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो ये भी मतलब ये जो लोकसभा में उनके साथ हुआ 28 में से 20 अलग चले गए, ऐसे ही यहां पर 13 है ना सर शायद इनके टोटल, तो 13 में से 9 सांसद जो हैं अगर 2/3 एक साथ आते तो 9 को एक साथ तोड़ना पड़ता, वो नहीं हुआ। अब ये 3 का हो गया, 3 में एक नाम मैंने आपको और बता दिया, हो जाएगा 4 और उसके अलावा 2 औरों की बात चल रही तो 6। तो 13 में से 6 लोग जो हैं वो अलग या तो हो चुके हैं या आने वाले वक्त में हो जाएंगे। अभी मैं कहीं और इसके अलावा अगर आप देखें 123 का जो साधारण बहुमत का आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी 117 पर ऑलरेडी वहां पर है। इसमें 7 मनोनीत और 3 निर्दलीय। परिमल नथवानी, किसी को शक नहीं होना चाहिए वो कहां है, कार्तिकेय शर्मा और दिलीप रे। 3 निर्दलीय, 7 नॉमिनेटेड, 10 लोग तो ये हो जाते हैं सीधा। तो 117 में जोड़ दीजिए तो ये 127 हो जाएगा। तो मतलब बीजेपी अपने वैसे देखें अगर टेक्निकली तो थोड़ा पीछे है अभी बहुमत से, लेकिन इनको जोड़ दीजिए आप तो वो ऑलरेडी बहुमत के पार जा चुकी है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कई दशकों के बाद किसी पार्टी को यह मौका मिला है कि वो विधानसभा के और राज्यसभा के अंदर वो बहुमत में पहुंच पाए। अच्छा, सबसे मजेदार ये था कि बंगाल बीजेपी के तमाम नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब लोग कह रहे थे नो एंट्री फॉर टीएमसी, हम टीएमसी के किसी आदमी को अपनी पार्टी में नहीं लेने जा रहे हैं। अब इन तीनों ने फॉर्मल ज्वाइनिंग की बीजेपी के दफ्तर में जाकर के, तो फिर सवाल हुआ कि आप तो कह रहे थे हमारे दरवाजे बंद हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा देखिए कुछ अपवाद भी होते हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं अगर तो उनके लिए कुछ तो अपवाद रखना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि वैसे भी गुड टीएमसी बैड टीएमसी तो है ही, गुड वाला मामला जो है सब इधर आ चुका है या तो अलग हो चुका है, और बैड वाला, गुड तालिबान बैड तालिबान सुना था हमने, ये गुड टीएमसी बैड टीएमसी भी चल रहा है। उसमें कोई शक नहीं है कि राज्यसभा सांसद के लिए तो बीजेपी, सांसद के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी भाई। वो उन लोगों को सीधा सीधा नहीं ज्वाइन कराया, बट टीएमसी वालों को वो अलग बात है क्योंकि वो थोक में आ रहे थे लोकसभा वाले 20, लेकिन ये इक्का दुक्का ज्वाइनिंग से बीजेपी को इसमें कोई परहेज फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अब समीर जी बताएं, भी ये लाइन लंबी है अभी राज्यसभा वालों की, ऐसा लग रहा है? निश्चित रूप से राज्यसभा की लंबी लाइन है। अगर लोकसभा की भी बात करें तो भले ही यह कहा जाए कि भाई टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने एक एनसीपीआई को की पार्टी में शामिल हो गए, बीजेपी में नहीं आए, लेकिन भूपेन्द्र यादव की अगर उनकी बैठक हो रही है, सारी रणनीति बन रही है, तो ये तय है कि वो भले किसी पार्टी में गए, उसका रिमोट, उन 20 सांसदों का रिमोट तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ चाहेगी वो उस हिसाब से वहाँ पर वो मूव करेंगे। रही राज्यसभा की बात, तो राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी को जरूरी था, एनडीए को जरूरी था कि अपनी ताकत बढ़ाए, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 240 पे आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अपनी ताकत को लोकसभा में बढ़ाया है, और बंगाल में इतनी प्रचंड जीत के बाद अगर उसके बाद भी ममता की 13 सांसदों की ताकत बनी रहती तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भैया ये 13 सांसद है, अगर इसमें से कुछ सांसद भारतीय जनता पार्टी का आ सकते हैं, इस्तीफा देंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजेगी। और ये रणनीतिक रूप से मुझे लगता है कि ये ठीक है।
आपको जब बिल पास करवाना है, आपको लंबा समय तमाम बिलों के लिए आपको फेस करना है, आपके पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, राज्यसभा में आपको 2/3 मेजोरिटी से बिल पास करवाना है, तो आपको मुझे लगता है उस बिलों के लिए जरूरी था और भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में कर रही है। सर उन बिलों के लिहाज से तो वो डिलिमिटेशन बिल या महिला आरक्षण या वो जो वन नेशन वन इलेक्शन है, बाकी डिलिमिटेशन के लिए नहीं चाहिए सर, है तो वो भी नहीं है तो वो डिलिमिटेशन तो चाहिए ना, वो तो चाहिए। वो तो ज्यादा डिलिमिटेशन के लिए उसी के लिए डिलिमिटेशन के लिए नहीं चाहिए, ठीक है, डिलिमिटेशन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन वो महिला आरक्षण के साथ ही आएगा तभी उसका कोई मतलब है। लेकिन राज्यसभा में 2/3 हो गया सर, एनडीए का 2/3 राज्यसभा में हो गया। 147 हो चुका है ना, 147 हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मिलाकर। भारतीय जनता पार्टी 117 है, 10 का समर्थन 127 भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग पहुंच गए, और बाकी अगर आप टोटल मिला लोगे तो 147 एनडीए का हो रहा है। और पार्टियों की बात कर रहा हूं, जैसे वो वाईएसआरसीपी वगैरह को तो बहुमत हो चुका है राज्यसभा में, कोई दिक्कत नहीं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अगर कोई सांसद आना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक है कि उसको राज्यसभा भेजती है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं भेजे? और मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन है फिलहाल तमाम बिलों को देखते हुए, आगे की रणनीति को देखते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ और सांसद टूटने वाले। लोकसभा की लड़ाई बाकी है बीजेपी की, राज्यसभा का लग रहा है कि मोटा मोटा मामला बीजेपी का, एनडीए का 2/3 का जो है वो बन चुका है। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए मामला तो सब लगभग बन ही गया है, और समीर जी भी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे कि भाजपा ठीक ही कर रही, बिल वगैरह पारित कराना है और सब कुछ है। लेकिन अभी संयोगवश भारतीय जनता पार्टी के सब बातों एक बड़े नेता से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने एक रोचक आंकड़ा दिया। हालांकि वो रोचक आंकड़ा उन्होंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दिया था। उन्होंने कहा कि आज हमारी पार्टी में महत्वपूर्ण पद यानी मंत्रिमंडल या महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों में 67 से 70% बाहरी हो चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने मुझे ये आंकड़ा बताया। उत्तर प्रदेश के 70% होगा, 67 से 70%। अब अगर हम देखें तो कई राज्यों में तो मुख्यमंत्री ही बाहर से आया हुआ हो चुका है, जिसमें ये बंगाल है जहां ये सारी कहानी लिखी जा रही है। अब सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि हम बिलों को पास कराने में भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार गायब होता हुआ तो नहीं देख रहे हैं। अच्छा चलो बिल तो पास हो जाएगा या कोई काम हम कर लेंगे, रणनीतिक तौर पर बिल्कुल दुरुस्त बात है कि भाई आपको नंबर चाहिए तो नंबर कैसे आएंगे। और दूसरा ये भी है कि इतने लोग आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, वो त्यागपत्र दे रहे हैं। अच्छा इनमें से कोई भी देखिए टीएमसी से नहीं आया है, टीएमसी छोड़ दिया, वो बेचारा कहीं नहीं रहा, तब उसको भाजपा ने हाथ थाम लिया। इतना मतलब उसके लिए एक दुख दर्द का रहा ना। ये तीनों लोग बेचारे राज्यसभा से चले गए थे, राज्यसभा में भी नहीं थे, कोई पार्टी भी नहीं थी, तो भाजपा ने कहा कि अच्छा चलो इन बेसहारों को हम सहारा दे देते हैं, ये तीन के तीनों को। तो बड़े बेसहारे थे, ये तृणमूल के लोग नहीं थे, तृणमूल छोड़ चुके थे। लेकिन सचमुच अगर देखें तो भाजपा का जो कैडर है, जो मूल है, उसके मन में चिंता तो आ रही होगी। बिल्कुल वैसे कहें तो भाई ठीक है, सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर या प्रकाश चिकबराई कि इनके आने से क्या फर्क पड़ेगा, भाई ये लोग सीधे तो लड़ भी नहीं रहे थे, लड़ाई तो सारी ममता जी और अभिषेक जी से थी, और तो कोई किसी से लड़ाई है नहीं। तो यानी अभी और लोग भी जो बचे हैं वो भी आ सकते हैं। हाँ, कह रहे थे ना कि लाइन कितनी लंबी है, लंबी लाइन। तो मैं ये बता रहा हूं कि लाइन अभी सब हाल के हफ्तों में 25 इस्तीफे हुए हैं राज्यसभा से, और उनमें से 18 ने इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन की है। अब अंदाजा आप लगा लीजिए, बहुत और उनको वो सब नॉमिनेट और चाहे लोकसभा हो या उच्च सदन, जिसको हम उच्च सदन को कहते ही है कि वहां आइडियोलॉजिकल बैटल होगी, विचार के आधार पर बहस होगी, वहां भाजपा के विचार वाले बड़े कम लोग होंगे। मतलब ये इसको ध्यान में रखें, जहां उच्च सदन जिसको कहते हैं, जो विचार वाली लड़ाई जहां लोग लड़ेंगे ना, वहां भाजपा के विचार वाले कम होंगे। अच्छा बंगाल का एक अपडेट आपको और दे देता हूं, वो जो बैंक खातों वाली लड़ाई चल रही है ना, 3 बैंक खाते फ्रीज, 440 करोड़ वाले मामले, इसमें थोड़ा सा रिलीफ ममता बनर्जी को कल हाईकोर्ट से मिल गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के ममता बनर्जी गुट को पार्टी के फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों में से सीमित लेन देन की परमिशन दे दी है। मतलब इन खातों में से वो अपने रोजमर्रा के खर्च का कुछ निकासी जो है कर सकते हैं। खातों के भुगतान पर निगरानी रखने के लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। पार्टी के तीनों खातों से भुगतान के लिए अधिकृत दस्तखत करने वालों में से 2 के दस्तखत वाले चेक इन अधिकारी के सामने पेश किए जाएंगे। मतलब टीएमसी ममता गुट के लोग अपना सिग्नेचर वाला चेक जो है इनको देंगे, ये बैंक को भेजेंगे और बैंक फिर उसमें से भुगतान कर देगा। मतलब एक बीच में एक व्यक्ति रख दिया गया कि वो देखेगा कि ये बनता है कि ये भुगतान की नहीं बनता है, और हर महीने इन व्यक्ति को 1.25 लाख रुपया इनका वेतन जो है वो होगा। अब इस पर ऋतुव्रत बनर्जी जो बागी गुट के नेता, ये भी टीएमसी के खाते से दिया जाएगा, टीएमसी के खाते से 1.25 लाख रुपया महीना उनको दिया जाएगा, और वो तय करेंगे कि ममता बनर्जी कितना पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद जजों को कुछ तो चाहिए ना, तो
अच्छा, आखिर इसमें उनकी ममता बनर्जी संस्थाएं की तो तरफ से व्यवस्था ये कहा करेगी। गया कि ये जिन लोगों ने इस पर आपत्ति की खातों पर, ऋतुव्रत बनर्जी के लोग ही तो गए थे ना सबसे पहले शिकायत करने की ये बैंक खाते फ्रीज होने चाहिए, इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उन्होंने ये कहा इन खातों में क्राइम का पैसा जो है वो पड़ा हुआ है। तो ममता बनर्जी की तरफ से कल ये कहा गया कि भाई इन सब लोगों को, जितने भी एमएलए हैं जो उधर चले गए, 25-25 लाख रुपए इन्हीं बैंक खातों से दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए। 25 लाख रुपए पर कैंडिडेट दिया गया था, और इस जिस पैसे से चुनाव लड़े आज उसी को वो ब्लैक मनी बता रहे हैं, उसी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बता रहे हैं। ऋतुव्रत बनर्जी ने लेकिन ये कहा कि ठीक है, उनको कहने दीजिए जो कह रहे हैं। उनका कहना यह था कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि ये रिलीफ भी ममता बनर्जी को, लिमिटेड रिलीफ है जबकि बहुत छोटा सा, ये रिलीफ भी ममता बनर्जी को नहीं मिलना चाहिए। फिर वो हेलीकॉप्टर वाली कहानी, जहाज वाली कहानी वो खुद बता रहे हैं कि इसी पैसे से एक कंपनी खोल करके उसको जहाज खरीदवाए और वही जहाज किराए पर फिर हमारी पार्टी को दे दिए गए। ये नया नटवरलाल, उसको बधाई हो। नटवरलाल ताजमहल बेच दिए थे, ये पार्टी का पैसा से कंपनी ने खरीदा, उसका 160 करोड़ पेमेंट पार्टी से हुआ और फिर उसी कंपनी को किराया दे रहा है। तो ये तो लगता है ना काला धन सफ़ेद करने का एक तरीका है, मनी लॉन्ड्रिंग है। अभी तो सुनने को मिल रहा है कलकत्ता से केमैन आइलैंड तक पैसा जा चुका है। तो हम लोग सेंट्रल एजेंसी से गुजारिश करेंगे, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। ग्राउंड लेवल में वर्कर लोगों का केस लड़ने के लिए पैसा नहीं, और ये नया नटवरलाल 160 करोड़ रुपया में खरीद रहा है फ्लाइट, खरीद रहा है जो आदमी उसी को किराया दे रहा है। खरीदने का पैसा पार्टी के अकाउंट से जा रहा है, फिर किराया का पैसा भी पार्टी के अकाउंट से जाता है। अभी कह रहे थे त्रिपाठी जी बाहर के लोग ज्यादा हो गए, ये देखिए वो तो बाहरी होकर भी अपनों जैसी बातें कर रहे हैं। क्यों विजय जी? अच्छी बात है, अपने घर में जी जी आगे बढ़ा देंगे। वाह, ये अपनापन, कितना अपनापन है। हाँ सर, देखिए अच्छी बात है ना, जहाँ आ गए वहाँ पर भी यदि अपनापन नहीं महसूस करें और ना कराए तो क्या बुरी बात, मतलब गड़बड़ होगा ना। तो अपने अब जहाँ आ गए वहाँ का अपनापन दिखाना ही चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और राज्यसभा में 3 आपने कहा कि ज्वाइनिंग हो गई है, बीजेपी में आ गए हैं। तो ये तो मतलब आपको इस पर हैरानी होनी चाहिए, जब 2 एमएलए से 7 एमपी बना सकते हो राज्यसभा के, तो यहाँ तो 200 एमएलए पंजाब में, तो इसमें क्या, ये तो नीतिगत तौर पर भी बना ही सकते ना। ये लोग तो अब चुनकर आएंगे ना, वोट देंगे, नीतिगत तौर पर मतलब वोट देंगे और वोट देकर आएंगे ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कह लीजिए इसको, कुछ भी कह लीजिए। तो वो हो रहा है। राज्यसभा का रिकॉर्ड देख रहा था तो 1952 से 56 तक 186 एमपी राज्यसभा में कांग्रेस के होते थे, हाईएस्ट अभी तक का। उसके बाद 80s तक 150-160 के बीच में रहे हैं उनके एमपीज कांग्रेस के। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस जैसे जैसे कम होती गई, फिर जैसे जैसे गठबंधन की सरकार आई, राज्यसभा का फॉर्मेशन आप समझेंगे तो समझ में आएगा ना कि जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें होंगी तो राज्यसभा में किसी का भी बहुमत होना मुश्किल हो जाएगा। अब इस समय पिछले काफ़ी समय बाद जब 20-22 राज्यों में बीजेपी की सरकारें बन गई, इसलिए राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत आ गया। तो वो ठीक है कि उससे क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। पोस्ट 80s पहली बार हो रहा है ये, पोस्ट 80s पहली बार हो रहा है, क्योंकि पोस्ट 80s के बाद तो 2014 तक तो गठबंधनों का ही राज एक तरह से रहा है ना। मतलब 84 को छोड़ दें तो 84 लास्ट इलेक्शन था। 80 का मतलब 70 उत्तर के बाद, हाँ, नहीं 84 तक मतलब कांग्रेस रही है, और 3-4 दशक कहा ही जा रहा 3-4 दशक, वही तो कर रहा हूँ। तो वो 84 के बाद तो ये सारा का सारा गठबंधन का रहा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में पहली बार वो बनी है। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि राज्यों में उसकी सरकारों की जो तादाद बढ़ी, उससे राज्यसभा में तो इसको ऐसे कहिए कि 2014 के बाद भी बीजेपी इस वक्त पीक पर है राज्यसभा में। हाँ, इस समय पीक पर है बिल्कुल, और राज्यों में भी पीक पर है। तो उस वजह से ये सारा हो रहा। अब संसद का सत्र आएगा, उस समय क्या बिल वो लाना चाहती है, क्या नहीं लाना चाहती है। तो बिल लाने के लिए तो बहुमत चाहिए, और वो जो 2/3 मजेदार मेजोरिटी। बात है सर, 3 राज्यसभा बीजेपी ने भेजे बंगाल से, लेकिन 3 सीटें जीतने के लिए बीजेपी के पास एमएलए नहीं है। बीजेपी के पास एमएलए जो है वो 2 सीट जीतने के बात है। बीजेपी को 25 एमएलए की जरूरत पड़ेगी। 3 उम्मीदवार बीजेपी, हार बार लाओ, नहीं, कोई हार बार लेके आओ। आज आपने नहीं, मासूमियत का कहा यह जा रहा था, नहीं सुनो आगे की बात तो सुनिए सर। कहा तो ये जा रहा था कि जो ऋतुव्रत बनर्जी गुट है, जिनके पास 58-60 विधायक है, उन्होंने कहा था कि भाई एक राज्यसभा हम भेज देते। सुना कि उनको डांट पड़ गई कि तीनों हमारे जाएंगे प्रदेश में।
सौरभ जी, मतलब उन्होंने प्रस्ताव भी इतना दिया बड़ा था आदमी है, इतनी बड़ी मासूमियत। इतनी बड़ी मासूम। मैं ऋतुपत बनर्जी का किस्सा मतलब बता रहा हूँ। मासूम तो ऋतुपत बनर्जी भी है, जो ऋतुपत सोच रहे हैं कि बनर्जी ने हमको राज्यसभा भी मिल जाए। कि आपके पास 20 एक्स्ट्रा वोट है, हमारे पास 60 एमएलए है, सर, ठीक है, तो आप जिस पार्टी समर्थन के- दे तो हम राज्यसभा भेज देते हैं। जिस पार्टी के 20 लोकसभा सांसद हो एनसीपीआई के, उसका एक राज्यसभा तो होना ही चाहिए। हाँ होना चाहिए, वो तो ठीक है बात। उसके अध्यक्ष को मिलना चाहिए था। जिसने पार्टी बंद कर दी थी, जो पार्टी बंद करके घर बैठ गया था, उसकी पार्टी को 20 लोकसभा सांसद मिल गए। सर, एक मजेदार खबर और है बंगाल की, आके बता करके आता हूं मैं। अभिषेक बनर्जी के लिए एक केस में और मुश्किल उनकी बढ़ गई है, लेकिन आप उसमें कोर्ट में क्या हुआ सुनिएगा, आपको मजा आएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विधाननगर एसीजेएम कोर्ट के सामने 15 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। ये डीजे वाला मामला है, डीजे केस कहा जा रहा है इसको। इसमें उनको वॉइस सैंपल देना है। कोर्ट के मुताबिक अभिषेक बनर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो वॉइस सैंपल देने के लिए कोर्ट आएंगे, लेकिन पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई उनको अंडे नहीं मारेगा। ये कोर्ट में कहा है, अभिषेक बनर्जी के वकील ने कोर्ट में कहा है कि हाँ, हमारा क्लाइंट आएगा गवाही देने के लिए, वॉइस सैंपल देने के लिए, उन्हें अंडा कोई नहीं मारेगा। सीआईडी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डीजे के बारे में अभिषेक की टिप्पणियों के सिलसिले में उनके वॉइस सैंपल की जांच करना चाहती है। कुछ कहा होगा उन्होंने कैंपेन वगैरह के दौरान। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद पूरे राज्य में डीजे बजेगा, ऐसा कुछ उन्होंने टिप्पणी की थी, उस केस हो गया था उनके ऊपर, काफी विवाद हुआ था। खास बात यह कि अभिषेक ने डीजे वाली टिप्पणी करते हुए गृहमंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया था। अच्छा, वो वाला मामला जब कहा था कि इतने बजे, इस तारीख को इतने बजे देखेंगे कौन रहेगा कि नहीं रहेगा हेट डीजे। स्पीच के हाँ, तो वो मामला है, हेट स्पीच वाला मामला है। वो के वकील ने कहा अंडा नहीं चलेगा तो मेरा ये क्लाइंट आएगा। इकलौती हेट स्पीच थी ना वहां पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो महत्वपूर्ण भी है। बोलिए सर, अंडे पर आप कंसंट्रेट अंडे पर कीजिए। कॉन्सेंट्रेट। आप अंडे पर कंसंट्रेट। ये अंडे का डर है। नहीं, मुझे लगता है कि विजय जी पर अंडा नहीं चला है आज तक। कृपा है। नहीं देखिए, ये तो बात हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि बहुत हो गया, जितना होना था वो हो गया, जितना अपमानित करना था हो गया, और ये नौबत आनी नहीं चाहिए कि कोर्ट तक कोई जाए और वहाँ पर अंडे, लेकिन जानबूझकर के अब इसका राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभिषेक बनर्जी जो है वो कोर्ट में आएंगे और वहाँ पर कोई अयोध्या में अंडे नहीं मिलते क्या? ना, बिल्कुल अयोध्या में अंडे नहीं मिलते? अब आप कहीं और नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी निकलेंगे तो सर अंडा पीछे पीछे चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, अब हो गया। अब लोगों को जितना करना था अभिषेक बनर्जी को कर दिया है, जितना उनको ह्यूमिलेट करना था वो काफ़ी हो चुका है। महत्वपूर्ण बात है कि जो उन्होंने हेट स्पीच दिया था, विजय जी का है कहना है कि भाई वहाँ और भी लोगों ने हेट स्पीच दिया था। अब शुभेंदु अधिकारी ने तो सिर्फ इतना कहा था कि भाई हमको हिंदुओं का वोट चाहिए। अब इसको हेट स्पीच कह लीजिए या हिंदुओं को मोबिलाइज करने की बात कह दीजिए, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला था, इतना मैं जानता हूँ, तो इसलिए उसको हेट स्पीच के दायरे में उसकी तुलना, हाँ, चाहे वो जो है तृणमूल कांग्रेस का जो वो विधायक जहाँ जिसने बाद में केस विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेटर पुष्पा, उसने जरूर धमकी दी थी वोटरों को। अभिषेक बनर्जी का जो बयान था वो काफी गंभीर और क्रेमेटोरियम वाला बयान हेट स्पीच था। बहुत यहाँ दिल के दौरे पड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बनाना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में इनका वॉइस का सैंपल लेने की बात की जा रही है कि भाई ये कल जाकर के यदि मामला कोर्ट में जाता है तो ये ना कहें कि ये म्यूटिलेटेड है या कोई इसमें कुछ ये किया गया है, इंटरफियर किया गया है, टैंपरिंग किया गया है। तो मुझे लगता है कि इसी कारण से वो कोर्ट में उन्होंने कहा है कि भाई कोई अंडे ना फेंके। लेकिन ये मुझे यहाँ से केस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शुभेंदु सरकार कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को पूरी तरह घेरने में लगी हुई है, और ये क्या रास्ता जेल तक जा सकता है, नहीं जा सकता है, अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा होता है कि बड़े लेगों के केस जो है वो कंक्लूजन तक पहुँचते नहीं हैं। लेकिन क्या इस हेट स्पीच वो जो अमित शाह को भी टारगेट करके था और बाकी लोगों के लिए भी था, तो क्या ये लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा? क्या हेट स्पीच सर आगे क्या होगा पता नहीं। एक चीज मैं कह सकता हूं एज मीडिया पर्सन, इतने चुनाव देखे हमने, एक टाइम के बाद
उस राज्य के चुनाव की बात लोगों में होना या वहां से खबरें आना धीरे धीरे कम खत्म हो जाती है, कम बंद हो जाती है। एक चुनाव तक पीक रहता है, एक उसके 1-2 हफ्ते तक भी मान लीजिए आप, फिर उसके बाद वो उसकी न्यूज साइकिल जो है वो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जाती है। बंगाल में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ऐसा, ना वहां से खबरें आना कम हो रही है और ना बंगाल में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। वो लोग बंगाल अभी भी सुनना चाहते हैं। मतलब एक वाकई हर सेंस में एक वाटरशेड इवेंट जैसा जो है ये बंगाल का चुनाव इस वक्त दिखाई दे रहा है। समीर जी, निश्चित रूप से बंगाल के अंदर जिस तरीके से फिर ममता का शासन रहा, उसके बाद जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा कि ममता बनर्जी के 60 के करीब विधायक छोड़कर चले गए, 20 सांसद चले गए, उसके बाद तमाम तरह की जांच एजेंसियां जो जांच कर रही है, अभिषेक बनर्जी कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं, अंडा प्रकरण इतना लंबे समय तक लगातार वो बंगाल के अंदर चल रहा है, तो बंगाल की राजनीति चलती रहेगी। और बंगाल में तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और अभी तो नए और समाचार वहां से भी मिलेंगे। अब राज्यसभा का समाचार आ गया कि 3 जिन्होंने छोड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी से टूट इतनी लंबी चल रही है ना सर, बिल्कुल लगातार, और ये रुकने वाला नहीं है अभी और है कि कुछ और राज्यसभा के सांसद इस्तीफा देंगे, वो बीजेपी में जाएंगे। किसी भी राज्य सरकार में आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई पार्टी हार गई हो चुनाव, उसके बाद ऐसा एक महीने के अगली खबर पर बड़ी देखिए, अंडे को अभी भी आप लोग प्रतिकार के तौर पर देखिए, हिंसा के तौर पर नहीं। जैसे काला झंडा दिखाने से आपने जिस दिन ये बात कही थी उस दिन भी आप बहुत वायरल हुए थे कि अंडा मारना वायलेंस। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे काला झंडा दिखाते हैं, पुलिस रोकती है किसी सभा में कुछ, वैसे अंडे को रोका जा रहा है। हिंसा नहीं है, ये प्रतिकार है, प्रतिरोध है। ये अच्छा, अगली खबर सर, अगली खबर, बहुत खबरें सर। ऐसे ही है जैसे कुछ लोग अंडे को वेजिटेरियन के तौर पर लेते हैं। सोमनाथ श्याम है, टीएमसी के लीडर है, जो चुनाव हारे, जगत दल विधानसभा से हारे, 108 नंबर की सीटें। कल परसों मेरी उनसे मुलाकात अभी, दिल्ली आए हुए, वो जब चुनाव हारे उसके बाद से दिल्ली नहीं। कौन से गुट में है? नहीं, तो उनसे कहा गया है कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो अंडे खाने के लिए तैयार रहो। मतलब ये खुद बता रहे थे। हाँ, आए हुए ना, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहा दिया कि अगर अंडे से बचना है तो बीजेपी में आना है। ये जगत दल से सोमनाथ श्याम है, 20,000 वोट से हारे हैं, 71,000 वोट मिले थे, तो 80 में से 64 चले गए, हमको नहीं पड़ेगा। 80 में से 64 तो चले गए। पढ़ना नहीं चाहिए, कितने चाहिए, किसी को नहीं पढ़ना। अच्छा देखिए, अब एक ऑपोजिशन का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ, शो ऑफ यूनिटी दिखाने का एक मौका बनने जा रहा है आने वाले दिनों में। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, वो सत्ता में है, वहां पर सरकार है उनकी, वो मॉनसून सत्र के पहले ही दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन करने वाली है। और फारूक अब्दुल्ला ने 52 नेताओं को इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया है, चिट्ठी लिख करके। जिनको बुलाया है उसमें सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, शरद पवार, इन सब के नाम हैं। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैंने आपको मोटा मोटा नाम जो है वो बताया है। और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की भावनाओं का ही केवल ये मुद्दा नहीं है, ये भारत की संघीय व्यवस्था और संविधान की मूल भावना से जुड़ा हुआ विषय है। तो अब ये देखना होगा कि उस रोज कितने लोग जो हैं वहां पर पहुंचते हैं। कॉकरोच पार्टी वाले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं वहां तो कोई झांकने जाता नहीं। और उमर अब्दुल्ला के, फारूक अब्दुल्ला के बुलाने पर कितने लोग चले जाएंगे जंतर मंतर पर, ये हमको देखना पड़ेगा सर। एक लाइन कह दीजिए। लाइन, ये भारत सरकार को सोचना चाहिए, ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन में भी एतराज नहीं, प्रदर्शन ठीक है, लेकिन इनकी मांगों को बिल्कुल ही मांगने की जरूरत नहीं है। हो यदि ऐसा हुआ, वो चाहते हैं क्या कि वहां का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहां की सरकार के पास आ जाए, वो आएगा तो फिर आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर से अंदर जो टेररिस्ट लोगों को निकाला गया है। सरकार इतना बड़ा फैसला थोड़ी करने वाली है। मेरा कहना है कि देखना है कि इसे मैंने ये प्रदर्शन कितनी दूर तक जाता है। ये तो मसला जो होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एश्योर किया था कि भाई ये जो है स्टेट का दर्जा इनको फिर से दिया जाएगा, और ये उस दिन एश्योर किया था जिस दिन उसको बदला गया था, उसका राज्य का दर्जा बदला गया था। और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय भी उन्होंने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। तो अभी तो सरकार के वादे को पूरा कराने के लिए प्रदर्शन है मेरे हिसाब से। अब सरकार कैसे इसको देखती है, क्या नहीं देखती, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सलाह दी थी कि सरकार को चुनाव के बाद जल्दी से जल्दी ये करना चाहिए कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। वैसे भी हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ कि किसी राज्य को यूटी बनाया जाए। यूटी को राज्य बनाने के काम तो बहुत सारे जगहों पर हुआ, लेकिन राज्य को यूटी बनाया जाए। देखिए, मैं तो इसको सर इस मुद्दे से ज्यादा, जैसे मैंने कहा, ऑपोजिशन के कितने लोग इकट्ठा होते हैं और कितने सीनियर लोग वहां आते हैं, ये देखना। वो भी बात, पार्लियामेंट का पहला दिन है तो सब सारी पार्टियों के बड़े नेता होंगे यहाँ। हाँ, तो इसीलिए रखा होगा उन्होंने, तो वो वहां पर आ जाएंगे। इसमें एनडीए से, इंडिया ब्लॉक से अलग हो चुके अरविंद केजरीवाल और डीएमके स्टालिन, उनको भी बुलाया गया है। विजय को नहीं बुलाया गया है, जो नाम मैं पढ़ रहा हूं। ओवैसी को भी बुलाया गया है, सुखबीर बादल को भी बुलाया गया है।
जी ठीक है। नहीं, मुझे लगता है, देखिए, मांग तो बिल्कुल दुरुस्त है। कोई एक राज्य है, उसको दर्जा मिला हुआ है, उसको दर्जा मिलना चाहिए, और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा ये वहाँ की स्थितियों पर तय होता है। क्या वहाँ जिस तरह की अलगाववादी आतंकवादी स्थितियाँ थी वो पूरी तरह से काबू में आ गई हैं? अगर काबू में आ गई हैं तो बिल्कुल दे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की स्थिति दूसरे राज्य से जोड़कर नहीं देखी जा सकती। ये भी सच है कि पहली बार यूटी का दर्जा दिया, लेकिन क्यों देना पड़ा, और यूटी बनने के बाद क्या हुआ? यूटी बनने के बाद, फुल राइट न देने के बाद क्या हुआ कि वहां पर आतंकवाद के मामले कम हो गए। कश्मीरी मुसलमान बच्चे अब कम आतंकवादी बनते हैं, कश्मीरी मुसलमान बच्चे अब कम पत्थर चलाते हैं, कश्मीर में जो मुसलमान है वो काम धंधा कर रहा है। वहां जिस तरह से अलगाववादी थे, उनकी जो फंडिंग हुआ करती थी वो लगभग बहुत कम हो गई। तो मुझे लगता है सरकार को ये देखना है, राज्य का दर्जा तो उनको देना ही देना है, देना चाहिए, मेरा भी मानना है, लेकिन उसका समय कब होगा ये बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, कहीं फिर से रिवर्स ना हो जाए। एक लाइन बस, पीडीपी प्रो पाकिस्तान एलिमेंट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पूरी तरीके से सॉफ्ट टेररिज्म, जब सरकार बनाई थी सॉफ्ट टेररिज्म, नहीं पाकिस्तान कह दिया, ठीक है, कई बार अंदर फियादीन होकर के घुस करके जानना भी बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है कि इनको यहाँ पर आने का मतलब गजब एक्सक्यूज नहीं, आने का मतलब मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कश्मीर के अंदर फिर वही टेरर पनकेगा। किसी भी पार्टी के राष्ट्रवाद पर आप शंका कर सकते हैं। ठीक है सर। अब ये एथेनॉल वाला मुद्दा जो है, इस पर जितनी सरकार सफाई दे रही है उतना विरोधियों को मुद्दा हाथ लग रहा है। E20 पेट्रोल मतलब इथेनॉल ब्लेंडेड 20% एथेनॉल ब्लेंडेड वाला पेट्रोल, इसको लेकर के लगातार घमासान चले ही जा रहा है। सोशल मीडिया में आग लगी हुई है कि क्या हो गया, E20 हाय ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं। E20 से गाड़ियां खराब हो रही हैं, हमारा माइलेज कम हो रहा है, लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। अब कोई फैक्ट चेक कर रहा है कि एक टंकी प्योर पेट्रोल में कितना चलती है, एक टंकी E20 में कितना चलती है। और केंद्र सरकार ने ये बार बार साफ कर दिया है कि E20 की वजह से देश में कोई समस्या नहीं है, गाड़ियों में ना माइलेज में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, ना गाड़ियां खराब हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर्स अरविंद केजरीवाल को एक इसमें मौका दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे वो पीछे राम मंदिर वाले चंदा चोरी मामले पर उन्होंने अभियान की तरह उसको उठाया था, ऐसे उन्होंने E20 वाले मामले को भी अभियान की तरह उठाया है। और उन्होंने अभी कार कंपनियों को चिट्ठी लिखी कि कैसे गाड़ियां खराब नहीं हो रही हैं, आप बताइए ज़रा, अंडरटेकिंग दीजिए कि कोई गाड़ी खराब नहीं होती है इससे, या माइलेज कम नहीं होता है। अच्छा, अब वो ये भी कह रहे हैं कि कार कंपनियों को तो ये चिट्ठी 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी ही है, सरकार से भी वो रोज़ सवाल पूछते हैं, और उनके 2 पॉइंट्स हैं। पहला ये कहते हैं वो कि ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, मुझे जो तेल लेना है मैं वो खरीदूं, मैं E20 खरीदूं कि E10 खरीदूं कि E0 खरीदूं, मतलब प्योर पेट्रोल खरीदूं। ये ऑप्शन सरकार पब्लिक को क्यों नहीं दे रही है? लोगों को जैसा तेल भरवाना हो वो वैसा तेल भरवाएं। फिर उन्होंने ये कहा कि अभी 102 रुपए पेट्रोल मिलता है, अगर असल दाम देखें तो इस वक्त तेल जो है वो 82 रुपए लीटर मिलना चाहिए। उन्होंने अब कोई मैथ्स करके बताया है, इस वक्त तेल के दाम की कीमत 82 रुपए मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब 20 रुपए पर लीटर कम करने की गुंजाइश केंद्र सरकार के पास है, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर ये 82 रुपए लीटर, तो वो कहते हैं प्योर पेट्रोल, कि अगर प्योर पेट्रोल जिसमें कोई एथेनॉल नहीं है वो 82 रुपए में मिलना चाहिए, और अगर एथेनॉल मिला के दे रहे हो तो और सस्ता मिलना चाहिए, क्योंकि एथेनॉल सस्ता पड़ता है हमको, हम ही बनाते हैं, वो तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा। सुनते अरविंद केजरीवाल को। लोग कह रहे हैं ना कि भाई जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप E10 भी रखो, प्योर पेट्रोल भी रखो और E20 भी रखो, हम जो खरीदना वो खरीद लेंगे। वो कह रहे हैं कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। दूसरा लोग कह रहे हैं भाई E20 वाला पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलना चाहिए नॉर्मल पेट्रोल से, तभी तो हम खरीदेंगे। वो कह रहे हैं कोई सस्ता नहीं दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं हमारे इंजन खराब हो रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो रही है, वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई खराब हो रही है, सब ठीक है। लोग कह रहे हैं कि हमारी माइलेज कम हो रही है, वो कह रहे हैं मैं नहीं मानता कोई माइलेज कम नहीं हो रही। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी इतना अहंकार ठीक नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है। जब इतने करोड़ों लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को सुनना किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों की आवाज सुनो, नहीं तो ये ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने और भी डेटा दिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले साल पेट्रोल डीजल से 77,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है कंपनियों ने। 2024 में 33,000 करोड़ और 2023 में 80,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। तीनों को जोड़ दें तो 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा 3 सालों में तेल कंपनियों को हुआ है। तो 4 महीने की जंग में इतना कितना नुकसान हो गया, एक बात तो ये कह रहे हैं। अरे सरकार की तरफ से मैं देख रहा था
कल हरदीप पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, कई चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, उनसे ये सवाल पूछे गए, उन्होंने कहा हम सस्ता ही दे रहे हैं, अगर प्योर पेट्रोल देते तो महंगा मिलता, इससे ज्यादा देते हम। फिर उन्होंने कहा कि मतलब कह रहे हैं कि अभी जो आपको मिल रहा है आप समझ लो कि सस्ते दम पे मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें से हमने एक आयात में एक साल में 1.9 लाख करोड़ बचाया है, इतना इसमें से 1.6 लाख करोड़ किसानों को दिया है, एथेनॉल का पैसा दिया है। अब अगर आप चाहते हो कि हम और सस्ता कर दें तो भी किसानों को की आमदनी कम होगी, तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? पहले पार्ट पर दाम पर उनका लॉजिक ये था। फिर ऑप्शन वाली बात पर कि ऑप्शन दे सरकार, हर तरीके का पेट्रोल रखे पेट्रोल पंप पर। उसमें पहली समस्या तो ये है कि पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो इतने टैंक बना सकते हैं क्या? हमें तो दिखता नहीं ना, टैंक अंडरग्राउंड होता है जब आप पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हो, तो डीजल का टैंक अलग है, पेट्रोल का टैंक अलग है, अब E20 का अलग बना है, E10 का अलग बना है। क्या हर पेट्रोल पंप ऐसा कर सकता है? ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ऑप्शन दिया जाता है बेहतर चीज का, कि मैं आपको कोई अच्छी चीज का विकल्प दे रहा हूं, खराब चीज का विकल्प मैं क्यों दूंगा? मैं आपको ब्लेंडेड पेट्रोल की बजाय प्योर पेट्रोल का ऑप्शन क्यों दूं, जो मुझे महंगा भी पड़ता है और जो इकोलॉजिकली खराब भी है, वो ज्यादा कार्बन छोड़ता है। तो मैं आपको खराब चीज का विकल्प क्यों दूंगा, मैं आपको बेहतर चीज का विकल्प देने जा रहा हूं। जी सर, बताइए त्रिपाठी। नहीं, देखिए, एक तो ये कि इस मसले पर सरकार कितनी भ्रमित है, कितना जो एक तरह से कहें कि वो तो ट्रैप में ही है, वो तो जवाब देती है और नए सवाल खड़े हो जाते हैं। मंत्रियों के सवाल के जवाब से आया कि भाई कुछ तो कमी आ ही जाती है 5-6% की, मंत्रियों के सवाल के जवाब से आया है ये। मतलब आप सुनेंगे तो हरदीप पुरी से लेकर गैर पेट्रोलियम मंत्री नितिन गडकरी तक ये भी सामने आ जाता है कि जो गैस्केट बदलनी थी 50,000 किलोमीटर, भाई इसको 30,000 किलोमीटर बदल लो। गाड़ी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ये तो हमें से कोई नहीं कह रहा, कुछ लोग जो कह रहे हैं उनको जांच कराइए। लेकिन जब चुनौती दी तो जो लोग गाड़ी लेकर आ रहे हैं कम से कम उनकी तो आप जांच करा लेते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? फिर जब आप कहते हैं कि इतना विकल्प नहीं हो सकता, ये तो सचमुच असंभव है कि आप E10, 20, 50 मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो संभव नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं कि अच्छे का विकल्प देते हैं, तो अच्छा तो प्योर ही पेट्रोल हुआ, या प्योर पेट्रोल से बेहतर चलती है गाड़ी ब्लेंडेड से, तो आप उसका कोई अभी तक पैमाना नहीं बता पाए। आप खुद ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम माइलेज हो जाता है, थोड़ा सा रबर पार्ट जल्दी खराब हो जाते हैं। और मैंने तो लग्जरी गाड़ियों पे तो लिखा हुआ देखा है, वो भी किसका, मैं ऑडी या मर्सिडीज किसी का देख रहा था, उसके तो टैंक का आप वो फ्लैप खोलते हैं ना भराने के लिए, नोजल जहां डलता है, तो उस पे फ्लैप पे लिखा हुआ है कि ये E10 के लिए ही उपयोगी है, नई गाड़ी है, वो उस पे लिखा हुआ दिखता है। सवाल ये है कि जितना कुछ कह रहे हैं कि आपने इतना वाइडर कंसल्टेशन किया, बड़ी अच्छी बात की, आप जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोकतंत्र में सरकार का मतलब पारदर्शिता होता है। आप पहले दिन से बताते कि ये है, अभी तक सरकार नहीं बता पाई 20% एथेनॉल 80% पेट्रोल के मुकाबले सस्ता कितना है। वो एग्जैक्ट इस जैसे आपने सवाल फ्रेम किया, इसका जवाब नहीं दे रही है, ये देना पड़ेगा ना। अगर वो यही कह रही है कि अगर सस्ता ही पड़ रहा सस्ता कर है, महंगा पड़ रहा होता तो हम क्यों करते? सरकार सीधी कह रही है सस्ता तो पड़ ही रहा है, लेकिन अगर आप जनता को बताना चाह रहे हैं तो कन्विंस करके बताइए। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय की प्याली में तूफान। और बाकी तो देखिए, फिर से मैं कह दूं कि जब हमारी 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं बंद हुई आज तक, किसी गाड़ी चली रही है, तो फिर इसका मतलब ब्रेकडाउन वाली बात अतिरेक है, वो झूठ है। नहीं, क्या ये चाय की प्याली में तूफान जैसा है? मतलब कि विवाद ज्यादा हमको दिख रहा है, इतना है नहीं, ऐसा है? या वाकई आप मानते हैं कि लोगों के अंदर सवाल है इसको लेकर? लोगों में सवाल है, इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है। मुझे तो ये नहीं, कोई मित्र का फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा कि ये मंत्री साहब कब तक इस हैसियत में ये वाले जवाब देते रहेंगे, है ना? तो वो खैर अलग सवाल था, लेकिन ये चर्चा तो हो रही है कि इथेनॉल को लेकर क्या हो रहा है। और यदि पेट्रोल का नहीं था तो जो आपने यूरो क्या वो BS5, BS6 जो स्टैंडर्डाइजेशन किया था, वो तो पेट्रोल के लिए ही किया था तब। तो तब क्यों किया था? क्या उस समय सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं थी? एथेनॉल पर कोई नई खोज सरकार ने करके ये सारा, और इसका मतलब हम 50 रुपये लीटर के हिसाब से ज़्यादा दे रहे हैं, 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी जो बात हो रही है कि एथेनॉल से भी महंगा, एथेनॉल की वजह से सस्ता ही दे रहे हैं। तो जब 70 रुपये बैरल था, 110 रुपये बैरल था, और आज वापस 70-78 पर आ गए, तब भी हम 100 रुपये दे रहे हैं। तो एक कोई मैथमेटिक्स तो समझाएंगे कि कितने का भाव पड़ रहा है। वो जो कह रहे हैं वो स्पेसिफिक सवाल है, बता दो कि भाई एथेनॉल वाला मिक्स मिलकर इतने का पड़ रहा है, 20 रुपये ज़्यादा लगेंगे, 25 रुपये ज़्यादा लगेंगे पेट्रोल के लिए। और ये लॉजिक भी इलॉजिकल बात है कि वो कितनी जगह करेंगे। ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि सारे पेट्रोल पंप पे ये कोई नीति बनाकर करेंगे।
जिनको रखना होगा वो रख लेंगे। बहुत जगह शहरों पर होते हैं कि बहुत सारी जगह होते हैं, क्या पेट्रोल पंप पे ऐसा नहीं होता? बहुत सारे पेट्रोल पंप होते हैं जिसमें आप गाँव में चले जाइए, केवल डीजल ही होते हैं, वहाँ पर पेट्रोल नहीं होता है। कई जगहों पर पेट्रोल होता है, कई जगह पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सब एक साथ लगा हुआ होता है। तो ये तो जिसको जो जरूरत होगी, कानून थोड़ी बनाना है, आपको ये व्यवस्था देने की बात वैसे है। सरकार के पुराने बड़े फैसले देखिए अगर आप, तो ये नीति ऐसी मालूम पड़ती है जब कोई बहुत बड़ा कोई फैसला करना होता है जिसका इम्पैक्ट बहुत लार्जर होगा, तो फिर बहुत ज्यादा उसमें ऑप्शन देना, बहुत ज्यादा नहीं, वो ठीक विचार है, करना वो नहीं करती। लेकिन ये सरकार अपनी नोटबंदी नीति की के थी तो तौर पर कर दी थी, देखी मैं ये जाएगी, कह रहा हूं, लोग देख लेंगे। नीति के तौर जीएसटी पर लाए थे तो ले आए थे, बोलो भाई लागू करो पहले, फिर बाद में इसकी कमियां देखते रहेंगे। ऐसे ही है, कर दिया लागू। तो लेकिन ये नीति के तौर पर भी तो घोषणा नहीं किया, कर देना कि नीति के तौर पर नहीं, हम ऐसे ही चलाएंगे। अभी तो इस पर बहस खुद ही नहीं मान रहे वो। कितना मना करे सरकार कि हम वापस नहीं जा रहे? सर वो रोज मना कर रहे हैं कि इसमें कोई रीथिंक नहीं है। सरकार ने साफ कह दिया है, इतना जरूर है कि इसको फर्दर ब्लेंडेड नहीं बनाएंगे। नहीं तो पहले बना रहे थे ना, अभी फिर अभी वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इसका लेकिन मतलब इस पॉलिसी दबाव पे कोई है रीथिंक इसको नहीं है लेकर। E20 पर। और आपने जैसे जीएसटी और उसका जिक्र किया, नोटबंदी का, दोनों से जनता को परेशान होना पड़ा ना। और आपने 50 तो लोगों ने स्वीकार भी कर लिया उसको। लेकिन 50 करेक्शन किए ना आपने जीएसटी पर, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि, और ये सरकार का कोई ईगो इशू है क्या? नहीं, कोई भी पॉलिसी यदि बनती है तो हम ऐसे ही ये करते हैं कि शुरू में उसको टेस्ट किया जाता है, उसको लगता मतलब है गिनी कि पिग्स हैं। एक मिनट, देखिए आप तो कह रहे हैं कि शुरू से ही जो पॉलिसी होती है वो 100% सक्सेसफुली होती है। दुनिया में कोई पॉलिसी ऐसी नहीं होती है जो 100% पहले दिन से सक्सेसफुल हो। तो हम उसको पहले ले जाते हैं और देखते हैं कि फिर इसमें क्या कमियां रह जाती हैं। यदि कमी रह जाती है तो फिर हम उसको ये करते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं। और दुनिया में ये पूरा होता है। ब्राज़ील के अंदर भी 27%, 28% मिक्सिंग की जाती है, वहाँ की भी गाड़ियाँ चल रही हैं ना। E10 जो है वो पूरी दुनिया में चल रही है। इथेनॉल का मिक्सिंग जो है वो अमेरिका के अंदर भी है, कनाडा के अंदर भी है, बाकी कई देशों के अंदर है, फ्रांस के अंदर भी है, जर्मनी के अंदर भी है। E10 मिक्सिंग के पहले तो कहा जाता था कि प्योर पेट्रोल ही होना चाहिए, इसमें कोई मिक्सिंग होना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल वाजिब है कि सरकार ये भाई आप जब आपने नीति के बाद जो कुछ सवाल उठे तो कुछ तो ऐसा थोड़ी है कि पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर थोड़ी है, कुछ बदलाव ही नहीं हो सकते। नहीं, सरकार ने ऐसा नहीं कहा है। सरकार ने कहा है कि भैया जियो स्ट्रेटजिक स्थिति को देख करके, इंपोर्ट बिल को देख करके हमने एथेनॉल को मिक्स करने का फैसला किया। वो ठीक है, इस वक्त सरकार का 3.5% के आसपास तक माइलेज का असर पड़ता है। सरकार ने जितने बयान दिए हैं इन पिछले 20 दिनों में, 15 दिनों में, एक ही जवाब है वो कि E20 पेट्रोल ही रहेगा, बस यही मिलेगा सबको। हाँ, ये तो इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं दिखा रही ना सरकार। सरकार तो आपको एक प्रीमियम पेट्रोल भी देती है ना। आप जाएंगे यदि आप पेट्रोल पंप पे, तो प्रीमियम पेट्रोल भी एक देती है। ऑप्शन तो रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं रखे हुए हैं, वो ऑप्शन रखे हुए हैं। एक प्रीमियम पेट्रोल भी देती है हर पेट्रोल पंप पर। आप पेट्रोल है तो प्योर पेट्रोल भी दे दे। अरे भाई वो पूछती है आपसे, पूछ कहाँ है जब है ही नहीं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। हर पेट्रोल पंप अभी ये विवाद सरकार जो है जनता को गिनी पिग समझती है कि ठीक है अब हमने कर दिया, आप देख लेंगे, ठीक है मरेंगे आप तो फिर देखेंगे, बदलेंगे। समीर जी के पास आपका कुछ एक लाइन रह गया था इस पे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, वैसे तो दुनिया के 60 देशों में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं। ब्राजील 70 से कर रहा है। 5 देश ऐसे हैं जहां 20% से अधिक मिलाया जाता है। 5 देश ऐसे हैं जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया। सवाल दूसरा है जिस पर यह सरकार पता नहीं क्यों नहीं समझ रही है, अतिरेक जो किया जा रहा है, आप उसको नहीं समझेंगे तो वो अफवाह भी आपके लिए खतरनाक होगी। पारदर्शिता चाहिए, स्पष्टता से बताइए कि ये चीजें हुई, क्योंकि 23 के पहले तो आप कह रहे हैं ना कि वो E10 या जिसको कहते हैं कि E0 वाली थी, वो आपको बताना पड़ेगा। अगली खबर आपको मैं शरद पवार वाली खबर बता रहा था। इस पर जो बड़ा बयान आया है, क्या था शरद पवार जी के मन में क्या है, ये तो सवाल बना ही हुआ था, वो एनडीए में आना चाहते हैं या क्या करेंगे। फिर उनकी मीटिंग हो गई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से असेंबली में, किसी और विषय पर कोई राजनीतिक चर्चा ऐसा नहीं बताया गया कि वहां पे हुई। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो संजय राउत ने बोला, शिवसेना यूबीटी के नेता, उन्होंने कहा कि भाई जिनको हम गद्दार कहते हैं उन लोगों से क्या मिलने जाने का मतलब था। शरद पवार जी का सीनियर लीडर है, सम्मान है, लेकिन उनको हमारी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए। हमसे जिन लोगों ने गद्दारी की उनके साथ आप बगल की कुर्सी लगा के बैठते हैं तो ये तो ठीक नहीं है। इसी मीटिंग की बात कर रहे थे जो तस्वीर में आपको दिख रहा है। फिर आज एक इंटरेस्टिंग बयान आया कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान की तरफ से, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी के विचार अस्थिर हैं। अब ये एक सीनियर आदमी का शरद पवार पर दिया गया पहला इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि उनके विचार अस्थिर हैं, पता नहीं वो क्या सोचते हैं, और उनके 4-5 सांसद जो हैं वो भी अलग विचार रखते हैं। सुनिए आप।
एक्झॅक्टली काय होईल मला माहित नाही. तुमच्यापैकीच काही जणांनी बातम्या दिल्या आहेत की 3 पर्याय आहेत त्यांच्याकडे. पण एक चिंताजनक खबर निश्चित आहे की त्यांचे 5 ते 6 खासदार अस्वस्थ आहेत. काय करतील माहित नाही. आणि त्याकरता त्याच्या मागं मोदी शाह सरकार हात धुवून पडलेलं आहे की त्यांना विरोधी पक्ष अस्तित्वात असावा अशी त्यांची इच्छा आहे. जे उद्धवजींच्या शिवसेनेशी केलं ते पवार साहेबांच्या एनसीपीची होऊ शकतं. 5 ते 6 खासदारांना भाजपमध्ये घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे की एकनाथ शिंदे मला माहित नाही, पण ते सोडून जाण्याच्या एक अस्थिर परिस्थिती, एवढंच मी म्हणतो. सोडून जातील की नाही मला माहित नाही, पण अस्थिर आहेत असं मी ये तो मैं पहली पुष्टि मान रहा हूं इस बात की सीनियर लेवल पर कांग्रेस पार्टी से कि हाँ कुछ चल रहा है शरद पवार जी के मन में. अस्थिर विचार और क्या होता है? अस्थिर यही मतलब कि हमारे साथ रहने के बारे में उनके विचार बदल रहे हैं. निश्चित रूप से पृथ्वीराज चौहान और शरद पवार की अगर आप राजनीति देखोगे तो दोनों पुराने महाराष्ट्र के नेता रहे और दोनों के भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बहुत पुरानी रही है. मुख्यमंत्री बनने को लेकर, कैबिनेट मंत्री बनने को लेकर केंद्र के अंदर जब पृथ्वीराज चौहान मनमोहन सरकार में एमओएस थे, उस समय शरद पवार एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो उस समय भी इनके बीच महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर रस्साकशी चलती थी. लेकिन अब ये तय, लेकिन ये तब से चल रहा है जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था और कांग्रेस कह रही थी कि हम अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेजेंगे, शिवसेना कह रही थी कि भाई हमारे उम्मीदवार को राज्यसभा का समर्थन दीजिए. सुप्रिया सुले ने कहा था कि भाई शरद पवार को आप राज्यसभा का समर्थन दीजिए, शरद पवार राज्यसभा जाना चाहते हैं. उस समय भी ये संकेत दिए गए थे कि अगर शरद पवार को आप राज्यसभा नहीं भेजोगे तो शरद पवार राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी और राज्यसभा चले जाएंगे, या वो एनडीए के अंदर नाराज होकर एनडीए को समर्थन दे देंगे. तो शरद पवार को रोक के रखना है तो राज्यसभा भेज दीजिए. तो सबने अपना मन मारकर शरद पवार को राज्यसभा भेज दिया. शरद पवार राज्यसभा भी चले गए, लेकिन अब शरद पवार के जिस तरीके से बयान आ रहे तो अब ये ठगा महसूस कर रहे हैं कि राज्यसभा भी दे दिया हमने और अब शरद पवार राज्यसभा के साथ केंद्र के अंदर मंत्री बेटी के लिए की बात कर रहे हैं और प्रदेश में मंत्रिमंडल के लिए बात कर रहे हैं. हालांकि ठीक है कि शरद पवार की जो मुलाकात हुई देवेंद्र फडणवीस से, वो जरूर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो विवाद चल रहा है मराठी गांवों को लेकर, उसके संदर्भ में हुए. लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जो का तो आहत होना बनता है. नहीं, उनका आहत इसलिए हुए, देवेंद्र से मिले उससे नाराजगी नहीं है. उनकी नाराजगी है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरीके से उन्होंने बैठक की, उससे उनको नाराजगी है कि आप एकनाथ शिंदे से क्यों मिले जिन्होंने 48 घंटे पहले तो हमारे इस पर शरद पवार जी की पार्टी के सीनियर लीडर है जयंत पाटिल, उनका भी बयान आया संजय राउत के बयान पर कि कोई रूल है क्या ये महाविकास आघाड़ी में, मतलब अपोजिशन खेमे में कोई रूल है क्या कि किसी दूसरे पार्टी के आदमी से कोई नहीं मिलेगा? ये सब मिलते हैं. ये तो गलत बात है ना. संजय राउत तो इतना ठीक नहीं है. क्या उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं मिलते हैं? क्या उद्धव ठाकरे के सांसद नहीं मिलते रहते पहले से? अभी भी कांग्रेस के कई नेता देवेंद्र फडणवीस के पास किसी काम के लिए जाते. एक मुख्यमंत्री से राज्य के विधायक का मिलना तो कई मौका आता है अपने क्षेत्र के लेके, फंड की बात करना है, तमाम इश्यू है. लेकिन जिस तरीके शरद पवार ने बंद कमरे में बैठक करी है एकनाथ के साथ, वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर और केंद्र के भविष्य की राजनीति को लेकर कई संकेत दे रहे हैं. फंड की बात कर रहे हो समीर जी, आप सरकार चलाने के लिए फंड शरद पवार जी दे दें, आप कह रहे हो नहीं के लिए मिलेंगे. बाकी कांग्रेस के विधायक का मुख्यमंत्री से मिलता समझ में आता है. शरद पवार अगर मिले तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो बातचीत चल रही है. इसका परिणाम आने वाले पंजाब की बात करता हूं 1 मिनट में. बस ये असल पीड़ा, मूल पीड़ा की तरफ जाइए. संजय राउत शरद पवार के निर्देश पर उद्धव ठाकरे को वहां तक लेके चले गए, अब उसके बाद शरद पवार वहीं खड़े रह गए. असली मसला तो ये है ना भाई, आपने उद्धव ठाकरे को भाजपा से इतना दूर कर दिया कि अब वो बेचारे इधर आ ही नहीं पा रहे हैं. उद्धव जी और आदित्य जी का आगे क्या होगा राजनीति को समझ में नहीं आ रहा है, और आप शिंदे जी से मिल ले रहे हैं. आप ही के दम पर तो उस वक्त संजय राउत सबको गद्दार गद्दार बोले चले जा रहे थे. असली मसला वो है. और शरद पवार को लग रहा है कि अब तो भाई हमारी जो सशक्त से अशक्त वाली स्थिति थी, एक समय बड़े ताकतवर थे तो सबको चलाते थे, आज वो खुद चलने की स्थिति में नहीं है. तो उनको लग रहा है कि हमें क्या करना है, उसकी काम कर रहे हैं. तो दोनों का वो वाला झगड़ा है. कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, शरद पवार की राजनीति को समझना है तो ध्यान रखें कि उन्होंने उद्धव को भारतीय जनता पार्टी से दूर किया और उसके पीछे उनका शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ ये था कि चूंकि कांग्रेस वहां पर कमजोर हो चुकी थी, चौथे पायदान पर आ चुकी थी, तो शरद पवार जो है वो एंटी बीजेपी का धुरी बनना चाहते थे. दुर्भाग्य क्या हुआ कि शरद पवार की पार्टी भी टूट गई और उद्धव की भी पार्टी टूट गई. अब जाकर के शरद पवार के लिए कोई रास्ता बचा नहीं. चूंकि अजित पवार और शरद पवार दोनों साथ साथ रहते तो एक मजबूत ताकत के रूप में वहां की महाराष्ट्र की राजनीति में रहते. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव को भारतीय जनता पार्टी से खींचने का बदला एक ढंग से शरद पवार से उनकी पार्टी तोड़ करके कर लिया.
तो अब जाकर के उनको लगता है कि अब वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ लेकर के नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनका एनडीए की तरफ झुकाव जो है वो स्वाभाविक तौर पर पंजाब की खबर आपको बताता हूं। पंजाब में जो गुटबाजी चल रही है, तमाम कोशिश के बावजूद चरणजीत सिंह चन्नी नहीं माने हैं और ना भूपेश बघेल से उनकी कोई मुलाकात हो पाई। जो प्रभारी हैं, आज 5वां दिन है उनका पंजाब में, चन्नी गुट से एक आदमी उनसे मिलने के लिए नहीं गया है। खबर ये चल रही है कि आज या कल में मुलाकात हो सकती है। मैं आज या कल इसलिए कह रहा हूं कि पहले खबर थी कि आज मिलेंगे भूपेश बघेल से चन्नी, खबर अब आ रही है कि शायद कल मिलेंगे। लेकिन उनकी एक शर्त है, शर्त यह है कि मिल तो हम लें भूपेश बघेल से। भूपेश बघेल को मतलब सीधे आप समझिए राहुल गांधी का नॉमिनी मान लीजिए वहां पर, ये हमारा प्रतिनिधि है, इससे बोलो जो बोल रहा है। दिल्ली आए थे राहुल गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कहा वडिंग साहब नहीं होंगे इस मीटिंग में, केवल 3 लोग मिलेंगे, जिसमें चन्नी जी, सुखजिंदर रंधावा और भूपेश बघेल। ये इन 3 लोगों की मीटिंग हो तो चन्नी मिलने के लिए तैयार है। कल उन्होंने तीसरी मीटिंग की थी अपने ग्रुप की, राणा गुरजीत एक उनके एमएलए उनके घर पर, इसमें सुखजिंदर रंधावा, परगट सिंह, वीरेंद्र सिंह ढिल्लों, कई नेता उसके अंदर आए थे। और उसमें यह तय हुआ कि पार्टी हाईकमान के सामने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग को हटाने की मांग फिर से की जाएगी और इससे कम पर कुछ हमें मंजूर नहीं है। लेकिन चूंकि अब दिल्ली में आए तो कोई किसी से मिल नहीं पाए वो लोग, तो अब मिलके हार के उनको भी पीछे हटना पड़ रहा है कि हम भूपेश बघेल से मिल लेंगे, चलिए, लेकिन शर्तों के साथ मिल रहे हैं कि वडिंग उसमें नहीं होंगे और अपनी मांग दोहराएंगे उसमें बस केवल कि ये आदमी हमको नहीं चलेगा, बाकी इसके बाद आपको जो करना है कर लो। सर, ये तो मुझे तो लग रहा है कि चन्नी साहब वहाँ तक पहुँच गए जहाँ से अब उनके वापसी की संभावनाएं कम हैं। अब वो इस तर्क को ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं कि देखिए हम कह रहे थे, आपने नहीं सुना, हम तो रहना चाहते थे कांग्रेस में, ये सब बातें हैं। और भूपेश बघेल साहब ने कह ही दिया है कि वे गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, तो उन्होंने आला कमान का जो रुख है या राय है वो बता दिया। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी बयान होता है वो पुरी साहब को छोड़ दें, बाकी सब लोग बदलते भी रहते हैं। पुरी में सोच में पड़ गया, कौन सी पुरी कहा? हरदीप पुरी साहब, मतलब और लोग राजनीति में बदलते भी रहते हैं स्थितियों के हिसाब से, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बघेल साहब जो कह रहे हैं वो ना हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है चरणजीत सिंह चन्नी साहब को रास्ता दूसरा दिख गया है। कई बार होता है ना, सड़क भी मिली हुई है लेकिन दूसरा एक अच्छा एक्सप्रेस वे मिल गया है। नहीं, आप कल से बयान देखिए, सब वो चन्नी का तो नहीं आया स्टेटमेंट, सुखजिंदर रंधावा, परगट सिंह, ये लोग अब इस लाइन पर भी आ गए हैं कि है हम सब कांग्रेस के ही सिपाही। हाँ, तो वो तो अंतिम समय तक तो कहने का मतलब होता है कि वो ये इसको पूरा पक्का करना चाहते हैं कि आप किसी प्रोग्राम में ना कहें भी देखो हम तो कोशिश कर रहे थे, आप नहीं माने, लेकिन आप खड़े तो इधर ही है ना। क्या आपको ये संभावना लग रही है, आप कांग्रेस ही हैं तो फिर कांग्रेस को तो कांग्रेस के तरीके से रहना पड़ेगा ना। किसी घर में आप रहना चाहते हैं तो उसके नियम से चलेंगे ना। ठीक है, ये तो ऋतुपत बनर्जी को भी समझ में आ गया। हाँ सर। नहीं, देखिए आज उनका एक पूरा इंटरव्यू, लंबा चौड़ा इंटरव्यू भी छपा है एक अखबार में भूपेश बघेल जी का, और अंग्रेजी का अखबार का वो मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, देख रहा था, उसमें उन्होंने बहुत साफ कह दिया, उनको राय दी गई है कि यदि चन्नी यदि जिस दूरी उन्होंने तय कर ली है वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं केंद्र को, और राहुल गांधी का मैंडेट है कि ब्लैकमेल नहीं होना है उनसे। उनको कहा जाएगा, भरसक के प्रयास किया जाएगा कि वो कांग्रेस के अंदर रहें, और जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको नहीं बदला जाएगा। उस इंटरव्यू में आज भी ये दोहराया गया है कि भाई बातचीत तो हम करने के लिए तैयार हैं उनसे, सारी बातें करने के लिए। तो आए तो सही है कांग्रेस पार्टी ने, आए तो सही, वो मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। समीर जी, एक खबर आप बता दीजिए कुछ अंदर की। भूपेश बघेल ने 2-3 इंटरव्यूज दिए, दैनिक भास्कर को भी दिया और पंजाब के 2 लीडिंग पंजाबी अखबार चैनल को दिया, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उनसे पूछा गया कि पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है क्या, तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी को डैमेज ही नहीं हुआ तो डैमेज कंट्रोल क्या करें, पार्टी में तो सामान्य बात है। हमारे विधायक और सांसद इस तरीके से बात पार्टी फोरम में रखते रहते हैं और हम उन सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। मतलब भूपेश बघेल का ये कह रहा था कि इस तरीके से जो केंद्रीय नेतृत्व के जो डिसीजन होते हैं उसके खिलाफ लगातार पार्टी में आवाज उठती रहती है तमाम सांसद, समीर जी, और ये बहुत सामान्य है। वो मजेदार बात है कि ये सवाल किया गया कि भाई ऐसा डिमांड है, तो कहा हमने तो नहीं सुना है, ये तो आप हमको पूछ रहे हैं। पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उन्होंने एक बात भी स्पष्ट कर दी है कि भूपेश बघेल जो बोल रहे हैं वो राहुल गांधी की लाइन है कि ब्लैकमेल नहीं होना, किसी से मत दबना। और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया इसके बाद। उन्होंने कहा मैं तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रहा हूं, हमारे भी तो कितने मतभेद थे, कीर्ति पार्टी नेता थी, तो उस समय पार्टी टूटी। तो पत्रकार ने पूछा कि सर परिणाम क्या आया, तो फिर कुछ नहीं बोला, फिर वो पंजाब पर लौट कर आ गए। एक लाइन में हमारे यहाँ अवधि में कहावत है, दम बना रहे घर चुवत रहे। मतलब
बारिश में पानी गिर रहा है, लेकिन बाहर निकल के कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वही हो रहा है। वही बात करते हैं मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की, जो जंग फिर शुरू हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन हाई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के 170 से ज्यादा जगहों पर हवाई हमले किए हैं पिछले 2-3 दिनों में। ईरान का दावा है कि बुशहर और चाबहार पर भी अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। यहां उनके न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वो बताते हैं कि यहाँ प्लांट बने, वहां पर भी बॉम्बिंग हुई है, ये बताया जा रहा है। और जवाब में ईरान ने बहरेन और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर फिर से एक बार मिसाइलें दागी हैं। जॉर्डन पर भी इस बार हमला किया है उसने, और कतर तो मीडिएटर था इनकी और अमेरिका के बीच में, उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ईरान के खिलाफ ट्रंप लेकिन बहुत आक्रामक हैं और वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ विवाद का समाधान बातचीत से अब नहीं होगा, केवल युद्ध से ही अब तय होगा। तो ट्रंप ने अभी तक लग रहा है उनकी बातों से कि मन बना लिया है कि इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, और वो तरह तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर स्कम, दे आर सिक पीपल, मक्कार लोग हैं, झूठे लोग हैं, ले आर लायर्स, कमरे में कुछ कहते हैं और ज़मीन पे कुछ करते हैं। तो जो ना कहें वो कम ट्रंप इस वक्त ईरान के लिए। और वो कह रहे हैं कि भाई मेरा विश्वास तो उठ चुका है बातचीत से, हाँ मेरे लोग अगर बात करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा। और उसके बाद से लगातार वॉर हो रही है। इस बीच में आयतुल्लाह खामेनी को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है और ईरान ने उसके बाद भयानक हमले की चेतावनी दी है, और इससे साफ है कि यह युद्ध अब दुनिया को अपनी चपेट में लेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बयान मैं आपको सुनाता हूं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कह रहे हैं कि सीज फायर तोड़ा ईरान ने, पहली जब उसने जहाज़ों पर हमले किए थे, और वो ये समझ ले कि हम वो देश नहीं है कि वो हमला करे और फिर हम उसके पास बात करने के लिए जाएंगे। वो हमला करेगा तो हम कई गुना तगड़ा हमले से उसका जवाब देंगे। बातचीत से हम पीछे नहीं हटे, ये समझौता ईरान ने तोड़ा है। इसमें मैं आपको एक जो बात कर रहे हैं लोग, वो चर्चा की लायक है, वो बताता हूं। एक तस्वीर अगर है हमारे पास तो दिखाइएगा। भी मुझे बताया टीम ने कि जहां कल उनको दफनाया गया है खामेनी साहब को, उस जगह पर जितने लोग जमा थे वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे ट्रंप के, और नारे लग रहे थे वी विल किल ट्रंप, अंग्रेजी में हम ट्रंप को मारेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एक हफ्ता उनके अंतिम संस्कार के अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं, तो देश के अंदर जो है एंटी अमेरिका या अमेरिका के लिए नफरत वो अपने पीक पर है। भाई ईरान में इस सत्ता के समर्थक वर्ग, और वो बहुत बड़ा वर्ग है, उनके लिए तो उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन है ना, जब आयतुल्लाह खामेनी को 28 फरवरी को बॉम्बिंग में मार दिया अमेरिका ने, इजराइल ने। तो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो अभी थोड़ा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है ईरान, ये उस पब्लिक सेंटिमेंट को कुछ शांत करने के लिए है कि हाँ हम भी जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो, हमारे भी लीडर थे जिनको मारा है, और ऐसे ही हम बातचीत में सब कुछ नहीं सॉल्व कर लेंगे, हाँ हम दिखाते हैं, इनको दम दिखाते हैं। क्या एक वजह ये हो सकती है? ये अगर ऐसा है तो अच्छा है, क्योंकि यहां से वापस आने की गुंजाइश है कि अभी कर लो थोड़ी देर ताबड़तोड़ जो करना है, और उसके बाद फिर वापस आ जाओ बातचीत पर। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक तो जो पूरे 8-10 दिन हुआ खासतौर से, एक तो वो नाराज़गी वाजिब भी है, और जो माहौल है, जो स्थितियाँ थी, उसमें इसको आप बढ़ा भी सकते हो, उस भावना को कि भाई अमेरिका के खिलाफ नाराज़गी को दिखाया जाए, वो सारा है। और जो परसों हुआ था, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ईरान ने जिस तरह से हमला किया था, उसके बाद अमेरिका का ये रिएक्शन, आप जायज़ नाजायज़ कहे कि ना कहे, लेकिन संभावित था ही क्या हो रहा है। और मुझे लगता है अब ये दोनों बातें ख़त्म हो गई है, फिर से एक बातचीत के ट्रैक पर फिर से शुरू होगा, इसकी संभावना मुझे लग रही है अब भी। देखिए बातचीत की संभावना हमेशा ही बनी रहती है, और ट्रंप साहब ने भी जो करना था कर दिया, उन्होंने भी जो करना था कर दिया। अब ये खामेनी वाला जो पूरा था हिस्सा, वो भी ख़त्म हो गया है। हो सकता है कल ना हो, लेकिन अगले हफ्ते 10 दिन में इस पर बातचीत का एक नया दौर शुरू होगा, और फिर बात होगी कि, और वो होगी बातचीत शुरू जब ट्रंप साहब का कोई एक नया सुंदर बयान फिर आए। बातचीत तो कर रहे हैं वो लोग, पीछे से तो बातचीत हो रही है, तो हो रही है, लेकिन वो फिर से बातचीत होगी। ट्रंप बहुत एक अग्रेसिव लोग। सर एक ट्रंप की खबर दिखा करके आता हूं, बस जुड़ी हुई खबर है। ट्रंप एक बात नई कहना शुरू कर रहे हैं आजकल, 2-3 बार कह चुके हैं उस बात को वो पिछले 2 दिनों में, कि ईरान मेरी हत्या करना चाहता है। कभी नहीं कहा था उन्होंने इससे पहले। अब वो कह रहे हैं ईरान मेरी हत्या करना चाहता है, और मैं उनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 हूं, और मैं तो बस चल रहा हूं किसी तरीके से, नहीं तो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। ये बार बार उनका स्टेटमेंट देना क्या बता रहा है? इसमें भी एक इजरायली एंगल निकल के आया है, वो ये, अब ये जो राउंड शुरू हुआ है इनके बीच वॉर का, सेकंड राउंड, इसके पीछे भी कुछ लोग इजराइल को देख रहे हैं कि ये कोई टिप जो है, कोई खबर इजरायली इंटेलिजेंस ने अमेरिका को दी है कि ईरान आपकी हत्या की साजिश कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसके पीछे भी इजराइल है कि भाई किससे बात करिए। देखिए इस पोस्टर की मैं बात कर रहा था, बिल्डिंग्स पर लगा रखे हैं वी विल किल ट्रंप, ये उस शहर में जहां पर आयतुल्लाह खामेनी को जो है वो दफनाया गया है। तो ये भावना प्लस इजराइल, ये तो ईरानियों को भड़काने के लिए, वो इतने वो नाराज हैं,
दूसरी तरफ ट्रंप को लगता है ये मेरी हत्या करेगा, और क्या उसमें इजराइल ने भी कुछ आग में घी डाल दिया? देखिए, इजराइल तो चाहता ही था कि ये युद्ध पुनः शुरू हो। इजराइल जो है वो शांति समझौते के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन जब लास्ट जिसे राइट्स और फेयरवेल की बात कर रहे हैं, जहां दफनाया जा रहा था, वहां जो जनता आई थी, वहां भी ये नारों से ये गूंज उठा था कि हम अमेरिका को, ट्रंप को मारेंगे। तो स्वाभाविक है कि अब जो है वो अपने पीक पर ये पहुंची हुई है। ईरान के अंदर जो है वो अमेरिका ये के नफरत घृणा अपने पीक पर है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझिए कि ईरान जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने उसे टेरिटरी का हिस्सा मान रहा है। और यहां तक कि उसका मानना है कि ओमान के तरफ से भी जो है, आप छोड़िए, आपकी सीमा से सटी हुई एरिया से यदि जहाज गुजर रहे हैं तो बात समझ, अब जो जहाज आ रहा था वो ओमान की सटी हुई एरिया से आ रहा था। वो बड़ा छिछला समुद्र है। उस समुद्र में आपको थोड़ी सी भी यदि आप गलती करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके जहाज स्टक करें, और कई जहाज स्टक कर गए हैं। ऐसी स्थिति को भी उसे बर्दाश्त नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो एक टेररिस्ट स्टेट की तरह बिहेव करने के लिए है। नहीं, ईरान इस वक्त बिल्कुल इरैशनल है। और मुझे लगता है कि वो किस भरोसे कर रहा है, वो इस भरोसे कर रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना ने उसको समर्थन पीछे से दे रखा है। चाइना के जहाज को बिना टोल टैक्स के आने देगा, और दुनिया के बाकी सारे जहाजों का अपडेट दे दूं आपको, क्योंकि वॉर का नुकसान ये उसकी मंशा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे असर दिखाई दे रहा है। 130 जहाज पर डे गुजरते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नॉर्मली, जब जंग नहीं थी। ये घट करके इक्का दुक्का 2-4 शिप पर आ गया था। एक वक्त तो 0 भी हो गया था वॉर में। फिर उसके बाद ये बढ़ करके 70 हो गया। अभी सीज फायर के दौर में 70 जहाज पर डे आने लगे, मतलब नॉर्मल के आधे पर तो पहुंच ही गए थे। अब जब से ये 2 रोज से शुरू हुआ है, ये संख्या घट के 30 हो गई है। पर डे 30 जहाज वहां से निकल रहे हैं। तो फिर अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, ट्रंप का एक बयान मैं आपको सुना देता हूं। वो वी विल किल ट्रंप के पोस्टर आपने देखे, और ट्रंप ये मानने लगे हैं कि हाँ, ईरान मेरी हत्या करना चाहता है। I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number one on. I like being number one on TikTok better. But I'm number one on the list for killing. मैं सोचता था इस आदमी में कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, लेकिन कह रहा भाई नंबर 1 बनाना है, टिकटॉक पे नंबर 1 बनाओ मुझे। तुमने मुझे हिट लिस्ट पे नंबर 1 बना दिया। लेकिन आप ऐसे सोचिए, कह रहे हैं दे आर लवली पीपल। 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट ट्रंप के हो चुके हैं। 3 बार शुद्ध असैसिनेशन अटेम्प्ट। एक बार तो कान को छू के गोली निकली, दूसरी बार शूटर पकड़ा गया, तीसरी बार ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के डिनर में थे, वहां पर वो शूटर पहुंच गया था। और एक बार वो जो ईरानी एक आदमी, वो पाकिस्तानी पकड़ा गया था, पाकिस्तानी पकड़ा गया जो साजिश कर रहा था अमेरिका में बैठ के मारने की। और अब ये टिप मिल गई है। तो ट्रंप को अगर लगे कि यार ये तो मुझे जान लेना चाहता है, तो वो क्यों युद्ध नहीं करेगा? नहीं, तो ऐसा तो नहीं कि कोई पहली बार ही ट्रंप भाई, क्या यूक्रेन नहीं चाहता कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन मारे जाए? क्या ताइवान नहीं चाहता होगा शी जिनपिंग मारे जाए? भाई जो दुश्मन देश है उसको तो लगता है कि उसका सुप्रीम लीडर मारा जाएगा तो उसको सहूलियत होगी। तो ट्रंप के पहले जितने अमेरिकी राष्ट्रपति रहे वो ईरान के निशाने पर रहे होंगे। ट्रंप साहब जरूर ये कह रहे हैं, लेकिन क्या ईरान की इतनी हैसियत है क्या कि वो ट्रंप को आके अमेरिका में मार दे, या ट्रंप कहीं जाए उसको मार दे? ईरान भी जानता है कि उसके लिए संभव नहीं है। ईरान का अगर बस चलेगा तो पहले नेतन्याहू को मारेंगे, ट्रंप को नहीं मारेंगे। उनको टारगेट में तो पहले नेतन्याहू रहेगा कि उसको पहले मारा जाए। और ट्रंप की जो सुरक्षा है, दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति की ताकत, देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा है। और अभी ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ जिसमें अचानक की बात कहनी शुरू करिए। ट्रंप साहब कुछ भी कह सकते थे। अभी 3 हमले उनके ऊपर हुए, क्या तीनों में से किसी में भी ईरान का लिंक निकला कि ईरान इसके पीछे रहा? वो जो पाकिस्तानी पकड़ा गया उसके पीछे तो ईरान था। नहीं, पाकिस्तानी था ना, उसके पीछे ये कि ईरान का डायरेक्ट लिंक उसके अंदर निकला नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी ईरान के अंदर नफरत अमेरिका को लेकर, ट्रंप को लेकर है, तो निश्चित रूप से उनको लग रहा हो कि हमला किया जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी और बढ़ने वाला है मामला ईरान लेकर। ट्रंप को कोई किसी बहाने की जरूरत नहीं है ईरान से दोबारा लड़ाई शुरू करने के लिए। वो चाहे तो कभी भी कर ले। जरूरत नहीं है। अब ये पता नहीं बात कहां से निकली, क्या इजराइल ने इनको बताई? सर सुनिए, युद्धपोत ये जो वेसल्स है उस पर अटैक करके ईरान ने एक मौका दे दिया है। मैं बिल्कुल, और नेटो वो प्रोवोकेशन, वो जायज प्रोवोकेशन था ईरान की, अमेरिका के लिए। आगे मैं आपको नेतन्याहू की बात सुनाऊं। नेतन्याहू एक बात कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका पर हमारी इतनी निर्भरता ठीक नहीं है कि हम अपने रक्षा उत्पादनों के लिए, मिसाइल्स के लिए
कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की इतनी ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने कहा मैं धीरे धीरे उसको कम करूंगा। इंडिया का नाम वो बार बार ले चुके हैं, इंडिया 1.5 अरब लोगों का देश और वहाँ मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। तो अब उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया एक इंटरव्यू में इंडिया को लेकर के। उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग और रिश्ते बनाना चाहते हैं, और फिर उन्होंने कहा इसी कड़ी में हम इजराइल को भारत के करीब लेकर के जा रहे हैं। בזירה העולמית, לייצר ביטות חדשות, לפתח יחסים, מערכות יחסים חדשות, למשל, כפי שאני עושה כרגע עם הודו. ולכן, זה מה שאני חושב שנחוץ כדי להיות ראש ממשלת ישראל, אבל לא אני קובע. और पता नहीं ये बात कितनी, क्योंकि इसकी डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास कैपेसिटी है, तो ये माना जाता है कि उनकी टेक्नोलॉजी से भारत में जो है बड़े स्केल के ऊपर डिफेंस प्रोडक्शन किया जा सकता है। पहले भी 2 दिन पहले भी भारत को लेकर पॉजिटिव एक बड़ा स्टेटमेंट हमेशा लगातार दे रहे हैं। नहीं, देखिए डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, स्पाइंग में, इन सब में दोनों देशों के बीच बहुत शानदार कोलैबोरेशन की गुंजाइश है। लेकिन इससे भी बड़ी एक चीज है जो दोनों को जोड़ती है, दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं, दोनों इस्लामिक टेररिज्म से पीड़ित हैं। जो नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक भारत के जरिए उसकी एक्सेस होती है दुनिया के उस हिस्से में जिसको बार बार कहा जाता है ना कि वो एक थोड़ा रेशनल तरीके से खड़ा होता है किसी भी मसले पर, किसी एक देश के साथ किसी मुद्दे पर जो बात करता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो या दूसरी वजहों पर। नेतन्याहू को भारत का साथ इस वक्त ज्यादा चाहिए, लेकिन भारत के लिए क्या है, भारत जिस तरह के थ्रेट्स हैं उसके सामने और जिस तरह की जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में अमेरिका जो कर रहा है, उसमें नेतन्याहू जैसा या कहें कि इजराइल जैसा एक पार्टनर हो तो उसको और ज्यादा सिक्योर, एक तरह से कहेंगे सेफ एंड सिक्योर जो पैसेज में जाता है वो उसको मिलता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आप नोट किया आपने, ये जो पिछले 3 दिनों से लड़ाई चल रही है इसमें इजराइल नहीं आया अभी तक इजराइल ने ईरान पे हमला नहीं किया, ईरान ने इजराइल पे हमला नहीं किया। खबरें ये लोग अंतर्राष्ट्रीय जानकारी लिख रहे हैं कि ईरान नहीं चाहता कि इस राउंड में एंगेज किया जाए इजराइल को, क्योंकि इजराइल वहां बैठा है, इजराइल ज्यादा नुकसान करता है। वो अभी फिलहाल इजराइल को नहीं लाना चाहते उस युद्ध में, और इजराइल ने भी ये कहा है कि भैया हम तो तभी आएंगे ना युद्ध में, या तो अमेरिका हमसे कहे कि चलो साथ में, या फिर हमारे ऊपर डायरेक्ट हमला हो। तो ईरान जानबूझ के इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। और वो अभी एक तो अभी वाला जो हिस्सा है ना, इसको थोड़ा सा इमोशनल तरीके से समझिए। जो कामनई वाला जो अंतिम संस्कार का मसला था, इस समय अमेरिका को लेकर वो जो भावनाएं हो सकती थी वो उसको एक्सप्लॉइट भी करना चाहता है अपने देश में। उससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि जो रिजीम चेंज करना और एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो भावनाएं होती हैं उसको दबाने में भी मदद मिलती है अंदर की, यदि राजनीति के तौर पर देखें। और वो इस समय सबसे ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है ट्रंप के खिलाफ, ईरान के, और उसमें ईरान को अमेरिका से लड़ने में उतनी दिक्कत नहीं। ईरान क्या अंदर से, आपको क्या लगता है, उस जो एस्टैब्लिशमेंट वहां पर है वो युद्ध ही चाहती है? वो अब इस स्थिति में आ गई। कल भी मैंने कहा था कि अब वो जो है पेजेश्कियान और वो सब लोग नहीं, इवन IRGC के ऊपर भी जो मोस्ट रेडिकल लोग हैं वो उसको पूरा नियंत्रण कर रहे हैं। तब IRGC भी नहीं चाह सकती कि इस युद्ध को रोका जाए। मतलब चाहने का मतलब कि वो चाहे तब भी ऐसा नहीं हो सकता। इस समय बहुत ज्यादा रेडिकल, सबसे हार्डकोर रेडिकल कट्टर लोग इस वक्त ईरान में पावर में है। तो फिर ये तो कहिए, इसको तो ऐसे कहिए कि इसका मतलब मुश्तबा खमेनी नहीं चाहता। पता नहीं, मुश्तबा खमेनी भी उस पर दबाव में है कि क्या है। और वो तो कल आ रहे हैं, कल शोक सभा का मतलब वही नेतृत्व करने वाले खबर ये आ रही है कि मुस्तफा कल शोक सभा होने वाली है शनिवार को, सार्वजनिक तौर पर बाहर आएंगे। वो सार्वजनिक तौर से कल बाहर आने वाले हैं। मुस्तफा जो गढ़ शहर में होने वाली शोक सभा, तो उसका नेतृत्व मुस्तफा करने वाले। अगर कल वो सार्वजनिक रूप से आ गए और उसका मतलब वो ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब पर्दे के पीछे वो अभी पूरी रणनीति तय कर रहे हैं। चलें अगली खबर में आपको बताता हूं। पाकिस्तान में हमने आपको बताया बुरे हाल हैं। कश्मीर में POK में उन्होंने अभी 3-4 दर्जन लोगों को मारा। अभी बलूचिस्तान में एक हफ्ते में उनके 42 से 45 लोग मारे गए, सेना की और पुलिस की। इसकी पुष्टि की वहां की सेना के प्रवक्ता ने। हमने कल आपको उनका बयान दिखाया था। फिर बारी थी शहबाज शरीफ की, प्राइम मिनिस्टर की। शहबाज शरीफ ने फिर एक बार जो है भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में क्लियर कर दिया कि वो भारत की बात कह रहे हैं। मशरिकी मुल्क, हमारा पड़ोसी, मतलब भारत, ईस्टर्न हमारा नेबर हम ही हैं, उनके पूर्व में हम हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो ये पड़ोसी है ये सब कुछ करा रहा है। वो TTP को कहते हैं फितना अल खवारिज,
और BLA को कहते हैं फितना अल हिंदुस्तान। तो क्योंकि अभी BLA वालों ने किया तो उन्होंने भारत की तरफ उंगली उठाई कि इनको सारी फंडिंग, पैसा, इंटेलिजेंस ये सब भारत दे रहा है। अब ये तो उसको कह रहे हैं क्योंकि हालात इतने बुरे हैं, मतलब दर्जनों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस मारी जाएं एक हमले में, एक हफ्ते के अंदर इतनी जगह तूफान मचा हो, तो भाई कोई तो बहाना चाहिए। उनका कहना है कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वो फितना शब्द जो है ना, वो अरबी का शब्द है, वो कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूज़ हम उसको करते हैं और बड़ा इसका प्रयोग किया गया है। कुरानिक ये में इंजंक्शंस में भी शब्द का प्रयोग आता है। उनका कहना है कि भाई ये दोनों ये काम जो है वो जैसे हमारे यहाँ हम भी कर देते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ भी होता है तो हम सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान की तरफ ही हमारी आंखें जाती है। तो आजकल तो उनका पहले जब बलूचिस्तान में होता था तो उनको वो मानते थे कि ईरान की तरफ से भी हो रहा है, लेकिन अब वो मानते हैं कि चूंकि ईरान जो है वो बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में दखल लेने नहीं दे रहा है। ईरान जानता था कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी अपीवल्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत का हिस्सा है, या भारत कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करता है, मदद करता है, फाइनेंशियली मदद करता है या आर्म्स मुहैया करा करके कहीं ना कहीं से कर रहा होगा। एक बार दिखाया था ना इन्होंने, जो लोग कुछ मारे गए थे वहाँ BLA के लोग, तो उन्होंने कहा देखो ये 20-20 लाख की राइफलें इस्तेमाल करते हैं, इतना तो हमारा सिपाही नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही है। तो कोई ना कोई तो उनको आर्म सप्लाई करता ही होगा ना, चाहे जहां से भी हो। तो पहले तो ईरान भी सप्लाई करता था, अब ईरान चाहता ही है कि उससे जो एडजेसेंट एरिया है वो ईरान का हिस्सा बन जाए। हम चाहते ही है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा बन जाए, और अफगानिस्तान चाहता है कि वो उसका हिस्सा जो है वो उसका हिस्सा उसके साथ लग जाए, वो जो पश्तून बेल्ट है, पश्तून वाला जो बेल्ट है। तो स्वाभाविक है कि ये तीनों एरिया वैसे जगह हैं जहां पर कोई ना कोई एक विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तान मान करके चलता है, हमेशा जब कुछ ऐसा होता है तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर नहीं बात करता है, वो हमेशा हिंदुस्तान तुमसे देश संभल नहीं रहा अपना। स्वाभाविक है। वो देखिए जिस प्रकार से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो राशन को लेकर के है, गेहूं को लेकर के है, पहली बार सब्जी को लेकर के है, आम दवा को लेकर के है, मेडिसिन को लेकर के जिस प्रकार से वहां पर एक भूचाल पैदा हुआ है, एक असंतोष पैदा हुआ है, इनका अपना पैदा किया हुआ नहीं हुआ, संभाल रहा है। प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया था वो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे की जो हाईलाइट रही है वो है यूरेनियम को लेकर हुआ समझौता। 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया था, और ऑस्ट्रेलिया का कहना यह था कि भारत न्यूक्लियर क्या सर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT कि इसका वो पार्ट बने, दस्तखत करे। भारत ने NPT पर साइन नहीं किया, हमने आज तक साइन नहीं किया है। फिर 2014 में समझौता हुआ, UPA काल में भी समझौते हुए थे, 2014 में समझौता हुआ, फिर वहां से ये राह खुल गई कि ठीक है हम यूरेनियम वो हमको देगा। हम यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए करते हैं, हमारे यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं सिविल एनर्जी के लिए, और हम अपनी जितनी बिजली उत्पादन है उसमें न्यूक्लियर का शेयर जो है बहुत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अपना यूरेनियम चाहिए। पूरे ऊर्जा का 3% जो है वो हम न्यूक्लियर एनर्जी। अब इस पर देखिए इसमें विवाद क्या हुआ। इस पर पहले तो जो क्या कहते हैं जयराम रमेश जी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ये कहा कि भाई इतने उत्साहित ना हो बीजेपी वाले कि सब मोदी जी ने करा दिया। उन्होंने कहा 4 दिसंबर 2011 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने अप्रूवल दिया था कि वो इंडिया को यूरेनियम देंगे। हमारी अमेरिका के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था 2008 में, तो वो कह रहे हैं 2011 में ही हमको कह दिया था कि न्यूक्लियर यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया भारत को देगा, लेकिन यूरेनियम भारत आया क्या? मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूँ, ये किसी ने डाली हुई थी, वो हेडलाइन है 2010 की हेडलाइन है, राइट यू आर 2010 की हेडलाइन जो है वो बता रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें ये यूरेनियम देने से साफ इनकार कर दिया। द हिंदू की हेडलाइन है ऑस्ट्रेलिया रूल्स आउट सेलिंग यूरेनियम टू इंडिया। डेट है इस पर 6 अप्रैल 2010। 2011 में बात हो गई थी ना। नहीं, इसको देखिए, जो जयराम रमेश कह रहे हैं और जो सरकार कह रही है, दोनों बातें ठीक है। यूरेनियम को लेकर जो अभी प्रधानमंत्री ने समझौता किया, जो साइन हुआ, वो सबसे बड़ा है यूरेनियम की सप्लाई को लेकर। लेकिन जब 2008 में न्यूक्लियर उसका एग्रीमेंट हुआ अमेरिका का, उसके बाद NPT को नहीं माना, ऑस्ट्रेलिया इस पर तैयार नहीं है। फिर जो गिलार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं वो 2010 तक नहीं था, 2011 में उन्होंने पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से इसको अप्रूवल कर दिया 2011 में, दिसंबर 2011 में। लेकिन उसके बाद भी 3 साल सरकार रही और ये सब काम ऐसे होते हैं, इतने लंबे समय तक कोई काम नहीं हुआ।
2014 में जब सरकार आती है नरेंद्र मोदी की सरकार, तो सितंबर 2015 में जी इस पर रिवाइव होता है सारा मामला, और एक छोटा शिपमेंट वहाँ पर 2017 में आता है। ओके। तो मई में सरकार बनी है 2014 में, और 2015 में उसका शिपमेंट आता है। तो कोई इतनी जल्दी फैसला तो इस सरकार से तो नहीं हुआ होगा, वो वहाँ हुआ। लेकिन उसके बाद भी 10 साल में कोई काम नहीं हुआ उस पर। ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही थोड़ा सा वो बना रहा है। इस हिसाब से न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर और यूरेनियम को लेकर मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा फैसला है। और इस समय मुझे लगता है कि उम्मीद होगी कि फाइनल हरी झंडी दे दी ऑस्ट्रेलिया ने कि मिलेगा जी। मिलेगा। मैं तो ये देख रहा था अब तो कैसे आएगा भी। उसकी भी बारीकियों पर बात हो गई है। भाई ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा ना, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो उस पर बात होगी। हाँ, वो बड़ा काम है, लेकिन पहले ये बात तो तय हो जाए ना कि भाई होगा कि नहीं होगा, इसलिए। लेकिन वो जो जयराम रमेश कह रहा, ऐसे तो सारे ही जितने शिलान्यास हुए कभी तो हुए ही थे। जय त्रिपाठी जी, किसका क्रेडिट है ये यूरेनियम आ रहा है भारत? तो अगर मैं कुछ देशों का नाम पढ़ता हूँ, ये अच्छा रहेगा। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, घाना, कॉन्गो, ब्राजील, पेरू, जाम्बिया, बोलिविया, नामीबिया, चिली, अर्जेंटीना, रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मतलब बड़ी लंबी लिस्ट है। और लास्ट में इसमें आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये सारे के सारे देश हैं जिनसे पिछले 24 महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार ने यूरेनियम और ऐसे रेयर अर्थ मिनरल के समझौते किए। कोई अगर कहता है मैं इसीलिए इसी पे लास्ट में आया, भारत सरकार ने यूपीए के शासनकाल में कोई भी एक ऐसा समझौता नहीं किया। मनमोहन सिंह को ना कही गई थी, 11 में जो समझौता भी हुआ सिर्फ वो समझौता भर रह गया। उसके बाद कोई एक रत्ती उस मामले पर आगे नहीं बढ़े। और जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का रेयर अर्थ का अलायंस वो नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर अभी तैयार ऐसे ही उसमें भी कोई बहुत सारे देशों की लिस्ट में देख रहा था कि कितने रेयर अर्थ की मैं इसीलिए बता रहा हूं। बहुत सारे देशों ने सच बात यह है कि जब हम कहते हैं कि ये सब क्यों नहीं हुआ, जैसे अभी हम लोग, अच्छा आप ही तो कह रहे थे शायद ब्रेक में कि हमारे यहां क्यों कुछ नहीं मिलता, हम सब आयात से ही लेते हैं। हमारे यहां खोजा ही नहीं गया ना। आप सोचिए कि पिछले बजट में रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर बना, तमिलनाडु, ओडिशा, 4 राज्यों का है ना, वो बना, पहली बार हुआ है। हमारे यहां उन सारी चीजों को कई बार जिसको कहते हैं कि अलग सा प्रोटेक्शन देकर, अब हमारा ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट है, राजीव गांधी वहां चाहते थे स्विस बैंक की तर्ज पर एक बैंक बन जाए जहां लोग काला पैसा छिपाएं। ये सरकार चाहती है कि ट्राई सर्विस का एक बड़ा हब बने। दोनों में बड़ा फर्क है। और मैं फिर कह रहा हूं, जितने देशों का मैं नाम लिया कई छूट गए हैं, इनके साथ 24 महीने में समझौता। बहुत शॉर्ट देखिए, जो न्यूक्लियर डील हुआ है सितंबर 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई है, तब विधिवत जो है वो यूरेनियम का डील हुआ है भारत को। कांग्रेस का दावा गलत है? कांग्रेस ने उस समय दावा गलत नहीं, उस समय इनिशिएशन हुआ था। में जो समझौता हुआ वो सरकार नहीं कर सकती ना, मोदी सरकार तो सब उसका ग्राउंड वर्क पहले उसका ग्राउंड वर्क पहला हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इंडोनेशिया का, ऑस्ट्रेलिया का दौरा पूरा करने के बाद अब न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। ये उनके इस दौरे का आखिरी पड़ाव है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कल प्रधानमंत्री ने इंडियन कम्युनिटी को संबोधित किया था, तो मैं वहां से एक बयान आपको सुनाना चाहता हूं। हो सकता है कल से आप उसको देख भी चुके हों कई बार, हम लोग उस पर बात करेंगे। करंट दिखाना था आपको केवल। अब ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जब भी गए हैं तो ऐसी सभाएं उन्होंने की हैं। प्रधानमंत्री के भाषण में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था और उन्होंने कहा ये डेमो था। उन्होंने कहा कि डेमो तो आपने देखा होगा, और वो गूंज पूरी दुनिया में जो है उस डेमो की सुनाई दी थी। सर, मैं ये बयान इसलिए सुना रहा हूं, खबर नहीं क्योंकि कल की बात है ये, लेकिन आप उस जो रिस्पॉन्स आया ना पब्लिक का, उससे वहां जो ऑस्ट्रेलिया के लोग बैठे हुए थे, सरकार के और वहां के लोकल प्रशासन के, वो हैरान थे। उनके रिएक्शंस देखने वाले देख के कि ये क्या हुआ, अचानक से मोदी के बोलते ही कहां से स्पीकर बजने लगे, इतनी जोर जोर से आवाज आने लगी। लोगों का रिस्पॉन्स इलेक्ट्रीफाइंग था। वो विजुअली इतना रिच है, मैं इसलिए आपको केवल सुन दिखाना चाहता हूं। तो एक बार वो बयान आप देखिए। ये तो जब वो लोगों से मिल रहे थे, तो आमतौर पर होता ही है। अब वो बयान सुनिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, भारत इतने पर ही रुकना नहीं चाहता। भारत कह रहा है ग्रो मोर, ग्रो मोर। ये देखा मैंने 12 साल हो गए प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने। 12 साल के बाद ये करंट है अगर लोगों में। वो आदमी बात कर रहा है 30,000 लोगों से। वो ग्रो मोर जो नारा लगा है, मुझे गूगल करना पड़ा कि लोग पब्लिक ने बोला क्या, मुझे नहीं मालूम, मैं दिन रात यही काम करता हूं। ग्रो मोर, वहां से वो कह रहे थे अचीव मोर। 30,000 लोग साथ में जो है नारा पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो फिर लोग पूछते हैं कि कैसे जीतते हैं मोदी भारत के अंदर? ये तो वोटर भी नहीं है। नहीं, देखिए इसमें बड़ा क्लियर कट है। ये कोई बहुत अब तो कोई ऐसी अबूझ पहेली नहीं रह गई है। नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया है वो 12 वर्षों की कहानी दुनिया के हर हिस्से को समझ में आती है। विशेष करके जो साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, या वो बात ही करता रह जाता था, आ नहीं पाता था, उसको पता है कि भारत कैसे बदला है। नरेंद्र मोदी जो बता रहे हैं उससे वो रिलेट करता है। और कई बार लोग कहते हैं अरे तुम तो विदेश चले गए, तुम तो न यहां रह रहे हो, न यहां कमा रहे हो, न कुछ कर रहे हो, कहीं और की इकोनॉमी में तुम ऐड कर रहे हो। लेकिन सच बात यह है कि उसको पता है कि क्या कुछ इस 12 साल में बदला है, और वो ट्रस्ट दिखता है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं तो जो एक लाइफस्टाइल, जो एक लिविंग स्टैंडर्ड वो हमको वहां मिल रहा है, वो वहां भी मिल सकता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए कि ये जितने लोग आए थे सब मोदी के समर्थक थे। क्यों आएगा वरना मोदी को सुना? कोई ठीक भाई एक आध कोई ऐसे दोस्त को पकड़ के ले आया होगा, या फैमिली में से किसी को जो मोदी को पसंद नहीं भी करता होगा, तो वो भी आ गया होगा। बट रादर देश के समर्थक लोग बाहर जो चला जाता है। मैं तो देखिए शुद्ध पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। मैंने इसलिए कहा कि ये सब मोदी जी को पसंद करने वाले लोग ही वहां आए होंगे ना। हाँ, अपने गाड़ी घोड़ा खर्च करके पहुंचे वहां पर, लाइन में लगना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे नहीं एंट्री मिलती है। बहुत मुश्किल तो वो पसंद करने, तब भी वो समर्थक हो, तब भी इतना जो करंट आपने देखा, इसको क्या कहेंगे? नहीं, यही उनकी खासियत है नरेंद्र मोदी की। वो जो पल्स है, जो कनेक्ट है ना, वो उसको समझते हैं कि उस पर बात की जाए, कैसे किया जाए। ये कनेक्ट का जो खेल सारा कनेक्ट वाला है ना, कि वो जो लोग हैं जो उनके सामने, उनकी पल्स को समझ रहे हैं और उससे कैसे कनेक्ट हुआ जा सकता है। और रेस्पॉन्स है। ये कहना भी ठीक हो सकता है कि भाई ये लोग सब वहाँ रहते हैं। बहुत सारे लोग आजकल सवाल करते हैं कि तुम वहाँ बैठे हो, राष्ट्रवाद की चिंता यहाँ पर कर रहे हो। लेकिन उसको यूँ समझिए कि वो लोग, उनके परिवार वाले लोग, उनके मित्र लोग, उनके घर के लोग यहाँ भी रहते हैं। ये उनका रेस्पॉन्स की तरीके से देखिए। इनका मूड जो है देश की बहुतायत का मूड माना जा सकता है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो लोग वहां पर बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी को पसंद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनके लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं ना। हाँ, मतलब इसलिए मैंने कहा इनका मूड भारत की एक मेजोरिटी का मूड माना जा सकता है। मेजोरिटी का मूड माना जा सकता है। यही बात नहीं। जैसे मेरे को मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि मुझे वो इतनी अच्छी लगी बात, और उससे मतलब सीखने को मिला कि ऐसे पढ़ना चाहिए, तभी मैंने देखा। एक सर एनालिस्ट ने गदर पिक्चर रिलीज हुई थी, ये सॉरी सनी देओल की जो पहले बनाई थी उन्होंने पिक्चर, उसका पार्ट 2 रिलीज किया, बॉर्डर, शायद बॉर्डर भी आई, शायद गदर की पार्ट 2, किसकी तो बात कर रहे थे वो 24 के इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा कि ओपनिंग सनी देओल की एंट्री पे जो सीटियां बजी और जो तालियां बजी, उन लोग खड़े होकर के जो नाचे, तो वो उसने उस बात को पकड़ा कि ये देश का मूड है। हाँ, ये है, ये देश का मूड है। तो और वो नतीजों में दिखाई दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी को अभी तो आप देख रहे हैं, विजुअल से देख रहे हैं,
दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जितना भारत के इंडियन डायस्पोरा को किसी भी नेता ने गैल्वेनाइज नहीं किया था। भारत के नेता जाते थे, भारत के प्रधानमंत्री पहले भी जाते थे, तो कुछ इंडियंस लोगों से मिल लेते थे, कुछ बिजनेसमैन से मिल लेते थे, कुछ जिनसे जान पहचान की होती थी, कि पार्टी ओवरसीज का जो लोग होते थे उनसे मिल लेते थे। नरेंद्र मोदी का अपवाद, और कल हम इसका जिक्र कर रहे थे अपने कलीग के साथ कि जरा इस पर एक रिसर्च पेपर डेवलप करने की कोशिश करो। नरेंद्र मोदी जहां भी गए हैं, जिस यात्रा में गए हों, उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को इलेक्ट्रीफाई किया है। और उनका जो रिस्पॉन्स देख रहा है, वो क्यों ऐसा रिस्पॉन्स हो रहा है? क्योंकि वो सारे, हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, वो पूरे के पूरे भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत का बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद जी, भारत के अंदर जो इस्लामिक आतंकवादियों के साथ जो नरेंद्र मोदी की जो जबरदस्त जो टफ जो स्टैंड है, उन सब की वो प्रशंसा के कायल है। ठीक है। और वो अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ते हैं। उनको था कि यही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, जो दुर्भाग्य से नहीं हुआ। वो अपने आप को भारत से कनेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एक दशक से ज्यादा प्रधानमंत्री रहने के बाद ये अपील है उनकी। बिल्कुल। यूपी की कुछ खबरें समीर जी बताता हूं मैं। योगी जी का अच्छा बयान एक आया है इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए कहा कि ये लोग तो वो हैं जो हनुमानगढ़ी में, अयोध्या में इन्होंने नमाज पढ़वाया था। ये एक सच्ची घटना बताई जाती है, और ये घटना बताई थी उत्तर प्रदेश के एक डीजी हुए ब्रिजलाल, वो बीजेपी के सांसद हैं, अभी भी हैं सर सांसद। उन्होंने ये घटना बताई थी कि ऐसा, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त एक बड़े पुलिस वाले ने ऐसा ऑर्डर दिया था कि जाओ वहां पे जाके नमाज पढ़वा लो। तो वो प्रकरण शायद योगी जी बनाना चाह रहे थे। और अखिलेश यादव ने कल शंकराचार्य से मुलाकात की थी, वो तस्वीरें आपने देखी थी, तो वहां पोस्टर लगे हुए हैं कि समाजवाद ही सनातन है। तो ये क्या कोई बैठने वाली कोई बात है? तो बंदी है केवल। सुनते हैं पहले योगी जी को, फिर वो पोस्टर दिखाते हैं आपको। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में, इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? इस घटना का बैकग्राउंड आपको दें, वो पोस्टर दिखाता हूं आपको पहले। अखिलेश यादव जी शंकराचार्य जी की शरण में गए और वहां उसके बाद ये पोस्टर लगे हुए हैं। ये देखिए, सनातन ही समाजवाद है। तो योगी जी ले उड़े। ये राम मंदिर वाला मामला आप देख रहे हैं, वो कहां तक पहुंच गए। ये तो नमाज पढ़वाने लोग हैं, मंदिर में नमाज पढ़वाने वाले लोग हैं, और वो सनातन की तरफ थोड़ा थोड़ा जाते जा रहे हैं अखिलेश यादव। सनातन ही समाजवाद है। हाँ सर, ये पूरा राम मंदिर का जो प्रकरण हुआ, उससे ये शुरुआत हो गई है। उसका साइड इफेक्ट है। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि राम मंदिर का इतना बड़ा प्रकरण हो गया है, तो अब इस बहाने में कैसे हिंदुत्व के वोट, हिंदूवादियों के वोट ले लो जो भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से नाराज चल रहे होंगे। तो फिर वो अब पहले डिम्पल जी गई मिलने, और अब अखिलेश यादव शंकराचार्य से मिलने गए। और योगी आदित्यनाथ इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं कि 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद उनको चुनाव में जाना है, और ये मुद्दा अखिलेश यादव तब तक इसको जिंदा रखेंगे। और उनके बयान, ट्वीट और इस तरीके से वो लगातार बताने की कोशिश करेंगे, देखिए आपको हिंदू लोग धोखा दिया है, मैं आप लोगों के साथ हूं। तो उनकी पूरी कोशिश वोट बैंक को लाने की होगी। और मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस आक्रामकता के साथ लगातार उसके ऊपर बोल रहे हैं, और पुराने अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव के पुराने पाप सार्वजनिक कर रहे हैं, जो हनुमानगढ़ी का जिक्र कर रहे हैं, मुलायम यादव की सरकार के समय का कार सेवकों पर गोली चलाने का जो जिक्र कर रहे हैं, लगातार वो पुराने जो समाजवादी पार्टी हिंदुत्व का विरोध करती रही, राम मंदिर का विरोध करती रही, वो सारी बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर लेकर आ रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके झांसे में आना मत। ये कौन लोग, इनका वास्तविक चरित्र क्या है, इनकी वास्तविक राजनीति क्या है, इनकी वास्तविक विचारधारा क्या है, वो उत्तर प्रदेश की जनता को जानना जरूरी है। एक बार एक कहानी सुन लेते हैं जो उन्होंने बताई कि हनुमानगढ़ी में मस्जिद नमाज पढ़वाने की बात की थी समाजवादी पार्टी ने। क्या घटना है सर? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर
जो योगी आदित्यनाथ को एक तरह से जो अखिलेश यादव दे रहे हैं वो बढ़िया वाली फुलटॉस बॉल है जिसको छक्का मारने के लिए दे रहे हैं। अखिलेश यादव, हालांकि उनकी वो घटना नहीं थी, दूसरे लोगों मतलब सांप्रदायिक सौहार्द वाला मसला था वो। अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ किया हो ये तो मुझे अखिलेश यादव नहीं, ब्रिजलाल जी ने शायद मुलायम सिंह जी के समय का बताया था ये उनका कुछ नहीं था। कोई सीनियर पुलिस वाला जो है उसने ऑर्डर दिया वहां के एसपी को कि तुम इस पर नमाज पढ़वाओ सीढ़ियों पे। मुलायम सिंह यादव के समय की वो घटनाएं हैं, लेकिन मैं उस घटना को ऑन नहीं करूंगा क्योंकि ब्रिजलाल जी ने बताया, इसलिए मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि एक उस वक्त जो है वहां लोकल पुलिस वाले को एक सीनियर पुलिस वाले ने कहा कि यहां सीढ़ी पे नमाज पढ़वा दो। ब्रिजलाल जी ने ऐसा बताया था, तो उसने मना कर दिया। तो उसने पलट के ये कहा कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसकी छत पे पढ़वा देता नमाज, मतलब मंदिर की छत पे पढ़वा देता। लेकिन इसके आगे की जो बात है, जो मैं कह रहा हूं कि वो अच्छा वाला एकदम बॉल दे रहे हैं, छक्का मारने वाली। भाई राम गोपाल यादव जी का बयान वायरल हो गया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम तो कारसेवक गुंबद तक चढ़ तो गए थे, उतर नहीं पाए। उनका बयान वायरल हो गया कि रामलला अवैध कब्जेदार हैं। अब उसमें अगर सनातन समाजवाद करके अभिमुक्तेश्वरन के जरिए वो कोशिश करेंगे और पोस्टर बनवाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, तो दरअसल ये पूरा चुनाव हिंदुत्व की पिच पर जाता हुआ दिख रहा है। सही मायने में जो 2024 में नहीं हो पाया था, राम मंदिर के ऊपर ये जा रहा है। और यकीन मानिए अगर राम मंदिर के ऊपर ये जा रहा है तो इस बार के चुनाव के परिणाम आपको 2017 जैसे दिखेंगे, 22 और 24 जैसे नहीं दिखेंगे। ठीक, अगली खबर में आपको अमित शाह जी से जुड़ी हुई बता रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई। आज का पहले आपको बता देते हैं, उनका अब घुसपैठ तो एक इस वक्त प्रमुख टारगेट है, घुसपैठ को रोकना और घुसपैठियों को वापस भेजना। अब अमित शाह जी की आज कल एक मीटिंग हुई थी, वो मैं उसका खबर आपको दूं। देश के बॉर्डर के जितने जिले हैं सबके एसपी को उन्होंने बुलाया मीटिंग में। जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबके एसपी, 119 जिलों के पुलिस सीनियर पुलिस अधिकारी सीधे देश के होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। इसका मकसद जो बैठक का था, सरहद की सुरक्षा फ्रेमवर्क को मजबूत करना। फिर यहां पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में जनसंख्या में असामान्य बदलाव कहीं भी देखिए तो उस पर एक्शन लीजिए और उसका प्रमुख कारण आपको घुसपैठ ही मिलेगा, तो इसको रोकना आपकी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसंख्या में बदलाव की ऐसी कोई भी जानकारी मिलती है तो उसको स्थानीय स्तर से लेकर सीनियर लेवल तक जल्द से जल्द पहुंचाइए। और उन्होंने कहा कि अब वो एक पूरा ग्रिड बनाने की बात है, स्मार्ट बॉर्डर्स कैसे बनाए जाएंगे, उसमें 4 लेयर सिक्योरिटी सरकार देना चाहती है। उसकी वो हम पहले भी एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पर विवाद ये हुआ, किसी ने ये कहा कि गृह मंत्री फेडरल स्ट्रक्चर को अगर मानते तो ये मीटिंग नहीं बुलाते सीधे राज्यों के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के पुलिस वालों को। उन्होंने कहा कि आप होम मिनिस्टर को बुलाओ सारे राज्यों के, वो तो ठीक है, आप सीधे पुलिस वाले को बुला करके मीटिंग करो राज्यों के, अलग अलग राज्यों की, ये ठीक नहीं है। सर ये कुछ विवाद है? नहीं, माने तो विवाद है। ये बात मैंने उस दिन भी कही थी। ये तो आज एसपीज के साथ है, जब प्राइम मिनिस्टर ने सेक्रेटरीज के साथ डायरेक्ट मीटिंग की थी। वो भी सवाल फेडरल स्ट्रक्चर का ही है। आपत्ति कोई नहीं, देश भी उनका है, होम मिनिस्टर भी देश के लिए है, सब कुछ बात है। मेरे ख्याल से तो फेडरल की बात है सर। क्या वो अब होम मिनिस्टर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए सीधे पुलिस वालों से बात कर ली तो क्या आफत है इसमें? नहीं, कोई आफत नहीं है। फिर तो कोई स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं ना। फिर आप होम मिनिस्टर ही रखिए, फिर कुछ भी मत रखिए। कोई सिस्टम होता है ना सर, एक सिस्टम की बात होती है। वो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब कि आप इसको, मैं ये देखता हूं कि आप ये शो करना चाहते हो कि आप ही सबसे ज़्यादा चिंता करते हो राष्ट्र की। क्यों देश के जितने राज्यों के मुख्य होम मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बैठक नहीं की जाए? और वो अलग है क्या? मतलब आपको डिस्ट्रस्ट है, इसका मतलब या तो कि आपके अलावा राष्ट्रवाद की कोई चिंता नहीं कर रहा। आप होम मिनिस्टर्स के, मैं कह रहा हूँ होम मिनिस्टर्स के साथ पुलिस ऑफिसर्स को भी साथ बुलाइए, दोनों लोगों को बुलाइए इस तरह से। और फिर आप उम्मीद करेंगे कि नहीं वो कोऑपरेट नहीं करते, और होम तो वैसे भी स्टेट का इशू होता है। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति मैं उस तरह से नहीं देख रहा। होम मिनिस्टर डायरेक्ट उस पर काम कर रहे हैं, घुसपैठ पर वो लगातार काम कर रहे हैं। तरीका ये नहीं है आप कह रहे हैं? मैं कहता हूँ कि इससे बचना चाहिए। ठीक है सर, आप बोलिए इस पर कुछ कह रहे थे। देखिए, बॉर्डर को लेकर के पहले यदि वाकई राज्य सरकारें सचेत होती हैं और वाकई राज्य सरकारें सेंसिटिव होती तो ये दुर्दशा जो आज हम देख रहे हैं ये दुर्दशा होती ही नहीं। यदि कांग्रेस सरकारें बॉर्डर को लेकर के सचेत होती, यदि सीपीएम की सरकारें सचेत होती तो न त्रिपुरा में घुसपैठ हुआ होता, न बंगाल के अंदर घुसपैठ हुआ होता, न आसाम के अंदर इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ होता, और न आज देश में 3-4 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ। क्या मिलना चाहिए सीधे पुलिस वालों से गृह मंत्री को? क्या नक्सल हिट जो एरियाज थे उनके पुलिस के साथ पहले होम मिनिस्टर नहीं बात करते थे?
क्या चिदम्बरम के समय ऐसा नहीं हुआ था? तो आज ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? दूसरी बात, सेक्रेटरी से बात करने में कहां सा फेडरल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है भाई? मुझे तो नहीं समझ में आता है। यदि भारत सरकार के सेक्रेटरीज के साथ यदि प्रधानमंत्री बात करते हो तो उसमें कहां सा फेडरल? नहीं, उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर नहीं कहा था उस खबर के लिए। उन्होंने कहा था कि सीधे मंत्रियों से मिलते, मंत्रियों से भी मिले, वो तो मंत्रियों के सवाल अधीन है ना सेक्रेटरीज। ये ओवर सेंट्रलाइजेशन का सवाल है। ओवर सेंट्रलाइजेशन बात समझ में आती है, लेकिन यहां पर क्या है, स्पेसिफिक टारगेट है। जैसे आपको नक्सल एरिया को हिट करने के लिए, नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए जो नक्सल इन्फेक्टेड, देखिए मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं नजर आती। कोई काम करना है, अगर वो सरकार मिशन मोड में करना चाहती है, तो आप जो कह रहे हैं कि भाई आप दूसरों पे भरोसा नहीं करते, मैं भी नहीं करते भरोसा, हो सकता है ना करते हो। अगली खबर, अच्छा अगली लेकर के ही तो बांग्लादेशियों को बसाया यहाँ पे। अरे सर एक मिनट सर, 2004 से 6 शिवराज पाटिल फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस। 2004 से 6 शिवराज पाटिल नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग चीज होती है सर। 350 जिलों के पुलिस चीफ के साथ सीधे बातचीत की थी शिवराज पाटिल, डायरेक्ट। उसमें न होम मिनिस्टर आए थे, न राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे, यह बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद पी चिदम्बरम, उन्होंने अलग अलग बात की और डीजीपी के साथ, डीजीपी के साथ और पुलिस अधिकारियों के साथ होम मिनिस्टर की मीटिंग तो बाकायदा होती है। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, चलिए हम जो अमित शाह कह रहे हैं ना बॉर्डर एरियाज के साथ, वहां तो स्पेसिफिक टारगेट है, उसमें कोई ऐसा थोड़ी है किसी राज्य सरकार। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई काम करना है, मान लीजिए देश के गृह मंत्रालय ने सोचा भी ये लक्ष्य हमारा, इसको पूरा करना है, तो उसके लिए अगर वो ऐसे आप कोई सिस्टम मान लीजिए कि कोई तय प्रक्रिया जैसे परंपरा है, परंपरा से हटके भी कुछ कर रहा है, अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए? वो नक्सलवाद खत्म हो ही गया ना। वो राज्य की आप दूसरी बात जैसे दखल नहीं दे रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। अमित शाह ने जो और काम किए वो पिछले दिनों में हमने चर्चा नहीं कर पाए। राज्यों के बीच नदियों के पानी को लेकर कितने झगड़े थे हमारे यहाँ, कितने झगड़े थे। 29 जून को अमित शाह और जल संसाधन मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में यमुना के पानी को लेकर हरियाणा और राजस्थान का समझौता हुआ। दशकों पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 30 साल पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 7 जुलाई को नर्मदा नदी परियोजना भुगतान विवाद का समाधान निकल गया। इसमें 4 स्टेट्स थे, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, गुजरात, मेरे ख्याल में वो भी बहुत पुराना मामला था, वो सॉल्व हो गया अभी। अब 15 जुलाई को 6 राज्यों के बीच एक और समझौता हो सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान किसाऊ परियोजना है, ये इस पर साइन कर सकते हैं। यमुना की सहायक नदी है टोंस, उस पर बनने वाली किसाऊ बांध परियोजना से दिल्ली समेत सारे राज्यों में पानी और बिजली की सप्लाई में सुधार हो सकता है। तो ये रिजल्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये कायदे से तो राष्ट्रीय खबर बननी चाहिए थी। इस पर इसको ज्यादा समय मिलना चाहिए। जिसको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उस मोड़ पर है कि जो जितने पुराने विवाद है, जो जितने डिस्प्यूट है, उन सबको सॉल्व किया जाए, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया जाए, तमाम लोगों को बुलाया जाए। और मुझे लग रहा है कि जो SP की बैठक थी बहुत जरूरी बैठक थी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट्स को लेकर जो चल रहा है, तो तमाम सीधे होम मंत्रालय से अगर निर्देश आएगा, गृह मंत्री अमित शाह सीधे टास्क देंगे और निर्देश देंगे, तो SP को लगता है कि भाई गृह मंत्रालय सीधे वॉच कर रहा है, वहां पर रिपोर्ट जाएगी, तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझेंगे। और जिस तरीके से सभी विवाद को निपटाने की कोशिश हो रही है, जरूरी है। कब तक आप पुराने विवाद घसीटते रहोगे? कांग्रेस अभी भी हवा दे रही है, जैसे वो कह रहे हैं बार बार कि बताओ क्या समझौते में है, क्या अशोक गहलोत पूछ रहे हैं। कांग्रेस को तो करना नहीं, कांग्रेस ने कभी समझौते किए नहीं। अब कोई समझौता अगर केंद्र सरकार कर रही है तो कांग्रेस को उसमें भी आपत्ति कि आप समझौता क्यों कर रहे हो। दशकों पुराने अगर जमीन का विवाद है तो उसको कांग्रेस उसको मोदी शाह निपटा रहे, पानी का विवाद है उसको मामले को निपटा रहे। एक लाइन आपके एक ही मिनट है और एक खबर बढ़ गई मेरी। एक लाइन यही कह रहा हूं कि ये बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा काम अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह यह है कि ये सारी स्टेट्स में अब एक ही पार्टी की पॉलिटिकल सरकार है, इसलिए विवाद सॉल्व हो रहा है। बल्कि अलग अलग पार्टियों के तब भी ये सुलझ जाए तो मैं समझता हूं। एक खबर सर देख लीजिएगा जरा, वैसे एक रोज पुरानी खबर है, लेकिन मुझे लगा एक बार जिक्र भी किया था शायद प्रोफेसर साहब ने, की बात नहीं हुई इस खबर पर। तमिलनाडु में विजय सरकार वहां पर है और वो क्या कर रहे हैं, तमिलनाडु के हाईकोर्ट का ये फैसला था कि मद्रास हाईकोर्ट का शायद फैसला था कि एक मामले में एक व्यक्ति ने धर्मांतरण कर लिया, हिंदू से मुसलमान हो गया और वो OBC था, तो उसने OBC का लाभ लेने का प्रयास किया। मामला अदालत में गया, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि कन्वर्जन के बाद कोई OBC बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 2024 में ओरिजिनली 2024 में तमिलनाडु सरकार का आदेश था, स्टालिन सरकार का, कि ये लाभ मिले कन्वर्जन के बाद भी। इसको हाईकोर्ट ने हटा दिया, रोक दिया। अब विजय की सरकार इसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है कि कन्वर्जन के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलता रहे। हाईकोर्ट का जो आर्गुमेंट था वो कहा कि भाई मुसलमानों के अंदर तो जाति होती नहीं है
और जाति नहीं होती है तो जाति के आधार पर ही आरक्षण दिया गया है, ओबीसी कैटेगरी डिसाइड हुई है। इकोनॉमिक आधार पर तो हुआ नहीं है, इकोनॉमिक आधार पर होता तो क्लास का अलग ही डेफिनेशन हो जाता। तो काउंटर आर्गुमेंट ये है कि वो कन्वर्ट हो गया, लेकिन इससे उसका सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन तो नहीं गया ना? नहीं, सिर्फ और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर तो आपको दिया नहीं गया है। सामाजिक और शैक्षणिक यदि भी है तो बहुत सारे और ऐसे भी होते जो जिनको आप अपर कास्ट कहते हैं। जिस भी आधार पर उसको रिजर्वेशन मिल रहा था, देखिए उसकी जिंदगी तो बदली नहीं ना, उसका धर्म बदल गया। आरक्षण का प्रावधान जो एससी और एसटी कैटेगरी में के लिए था वो हिंदू समाज के लिए था। ओबीसी को भी अब उस दायरे में हाई कोर्ट ने कहा है कि चूंकि यहां पर जातियां नहीं होती है इसलिए आरक्षण के दायरे में वो नहीं आते हैं। अब इसको चूंकि लगता है कि मुसलमानों का वोट इससे प्रभावित होगा, इसको क्या अपीसमेंट की तरह देखना चाहिए? मुस्लिम अपीसमेंट की तरफ से वही है, बिल्कुल विजय उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, अपने वोट बैंक को ध्यान रख रहे हैं और उसको और मजबूत करना चाह रहे हैं और उससे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। ठीक है सर।